चलो भाई, सर्कुलर मोशन में चलते चलते घूमते फिरते हम और आगे पहुंच चुके हैं। मेंस लेवल की छोटी मोटी चीजें तो हम देख चुके हैं। अब आगे चलते हैं सर्कुलर मोशन में, थोड़ा सा चीजों को एडवांस लेवल पे लेके चलेंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम ये देखेंगे, ऐसे केसेस देखेंगे जिसमें चीजें घूमती भी हैं, मतलब सर्कुलर मोशन भी करती है और घूमने के साथ साथ आगे भी जाती हैं। ऐसा नहीं कि बस एक ही जगह घूमती रहती है, घूमने के साथ साथ आगे भी बढ़ोगे तब मजा आता है। जैसे व्हील्स अगर आप देखो, किसी भी गाड़ी के व्हील्स अगर आप देखो तो वो एक जगह ही नहीं घूमते रहते हैं, घूमने के साथ साथ इनका आगे का मोशन भी होता है। टेक्निकल टर्म्स में अगर मान लो बोलूं तो इसको अपन ऐसा बोलते हैं कि जो चीज अगर घूमती है तो उसको सर्कुलर मोशन बोलते हैं या रोटेशन बोलते हैं, और उसके साथ साथ अगर ये आगे भी बढ़ती है तो उसको ये लोग ट्रांसलेशन बोलते हैं। एक तो वो होता है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। ट्रांसलेशन मतलब कि आगे बढ़ने को ये लोग ट्रांसलेशन बोलते हैं और घूमने को ये सर्कुलर मोशन और या रोटेशन बोलते हैं। तो नाउ वी विल टॉक अबाउट द केस जिसमें ऐसी सिचुएशंस देखेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट गोल गोल भी घूम रहा होगा और जिस बेस के ऊपर वो घूम रहा होगा वो बेस उसको लेके आगे भी बढ़ रहा होगा। फोरमोस्ट एग्जांपल इज मोशन ऑफ व्हील्स, लेकिन बहुत सारे और एग्जांपल्स होते हैं, कुछ भी बना सकते हो। जैसे कि मान लो सपोज लेक्चर देखते देखते बच्चे बोर हो जाते हैं तो वो पेन उछालना शुरू कर देते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि बोर हो गए तभी पेन उछालोगे, बट इन जनरल जैसे अगर आप पेन उछालते हो, यू कैन सी द पेन इन फ्रंट ऑफ यू, आप ऊपर उछालोगे तो ये गोल गोल करते हुए ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा। तो यू कैन इजीली सी कि इसका सर्कुलर मोशन भी हुआ है। अगर इसकी टिप अगर आप एक पॉइंट देख लो कोने पे, तो ये पॉइंट सर्कुलर मोशन भी कर रहा है और इस सर्कुलर मोशन का सेंटर अगर आप देखोगे तो ऊपर जाके वापस नीचे भी आया है। दैट इज अनदर एग्जांपल। खाने पीने के जो लोग शौकीन है मेरी तरह, आई एम 92 kg गाय, सो खाने पीने के जो लोग शौकीन है मेरी तरह, उन्होंने कभी ना कभी जलेबी बनती हुई जरूर देखी होगी। जलेबी इज अगेन अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन विद मूविंग सेंटर, बिकॉज आप देखो कि जलेबी बनने का प्रोसेस क्या होता है। दिस गाय होल्ड्स द किट लाइक दिस, गोल गोल घुमाता है और गोल गोल घुमाने के साथ धीरे धीरे आगे लेके जाता है। नोट केयरफुली कि अगर इसको खाली गोल गोल घुमाता रहे तो रहेगा तो एक ही जगह जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो पड़ते रहेंगे ऑयल की सरफेस पे, लेकिन उसके साथ साथ अगर आगे लेके जाते हो तो यू कैन सी, मैं स्क्रीन पे आपको दिखाता हूं, अगर आगे लेके जाते हो सर्कुलर मोशन के साथ साथ यूं, तो इस तरह का शेप बनता है, विच इज एग्जैक्टली अवर फेवरेट जलेबी। और देयरफॉर बड़े सारे केसेस हैं इंजीनियरिंग में, कुकिंग में, बहुत जगहों पे इसके केसेस एप्लीकेशंस बनते हैं। तो देयरफॉर यहाँ पे भी अपन देखने वाले हैं कि अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन के साथ साथ ट्रांसलेशन भी करता है तो उस मोशन को किस तरीके से हैंडल करते हैं, उसमें क्या क्या केसेस बनते हैं वो हम देखेंगे। एंड दिस इज गोइंग टू बी रियली एंजॉयबल, बिकॉज अभी देखना कि इसकी कोर थ्योरी तो बड़ी सिंपल सी होती है, लेकिन अगर डीप में जाना चाहो तो गहराइयां यहाँ काफी हैं, काफी कुछ इसमें हम खेल खेल सकते हैं। तो देखते हैं पहले सिंपल इसकी जो कोर थ्योरी होती है वो तो देखते हैं। कोर थ्योरी एज आई हैव ऑलरेडी सेड इट्स वेरी वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है। जैसे आप ये सिचुएशन देखो, द वन दैट्स शोन इन फिगर, यहाँ पे आप देख लो रेड कलर का अपने पास एक पार्टिकल है, कुछ भी मान लो, कोई चींटी है, एंट वगैरह कुछ भी है। ये मान लो सपोज टेबल पे गोल गोल घूम रही थी, ये मान लो टेबल के ऊपर ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन कर रही थी। किसी एक इंस्टेंट के ऊपर मान लो इसकी स्पीड v1 है और इसका कुछ एक्सेलरेशन भी हो सकता है, जिसको हम मतलब एक्सेलरेशन a1 जो मैंने लिखा है इससे मेरा मतलब है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो कुछ मान लो इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है मान लो a1, मतलब a1 इज एसेंशियली रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड v1। मान लो चींटी है और वो चींटी फॉर सम ऑड रीजन एक सर्कल के अलोंग टेबल के ऊपर ऐसे ऐसे एक सर्कल के अलोंग घूम रही है। अब ये मत पूछना कि टेबल के ऊपर चींटी गोल गोल क्यों घूम रही है, लेकिन वट एवर बी द रीजन, जो भी है चींटी मान लो ऐसे बिहेव कर रही है। और उसके साथ साथ फिर हम आते हैं, मान लो आप आते हैं रूम में, मैं आता हूँ, और अपन लोग क्या करते हैं, टेबल को उठाते हैं और टेबल को उठा के यू मूव करना शुरू कर देते हैं। तो यू कैन इजीली सी कि अब जो चींटी का टोटल मोशन होगा वो हो जाएगा सर्कुलर मोशन अपनी मेहनत से और ट्रांसलेशन हमारी मेहनत से। बिल्कुल रिवर बोर्ड वाली प्रॉब्लम जैसी सिचुएशन बन गई है कि अपनी मेहनत से चींटी कर रही है सर्कुलर मोशन और हम उसको करवा रहे हैं ट्रांसलेशन। और अब अगर मान लो सपोज मैं और आप मिलकर टेबल को मूव करते हैं और टेबल का एक्सेलरेशन मान लो a2 है और किसी एक इंस्टेंट के ऊपर टेबल की जो स्पीड है या वेलोसिटी जो है वो है मान लो v2। तो ये हमें पता है रिवर बोर्ड टाइप की प्रॉब्लम से कि अगर आपको अगर मान लो चींटी की टोटल वेलोसिटी या टोटल एक्सेलरेशन चाहिए तो ये ऑब्वियसली जैसे टोटल वेलोसिटी चाहिए तो ये सिंपली v1 और v2 का वेक्टर सम हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम रिवर बोट में करते थे कि अगर रिवर के ऊपर बैठ के देखो या इस केस में अगर टेबल के ऊपर बैठ जाओ तो आपको टेबल का मोशन नहीं दिखाई देगा, आपको सिर्फ ये दिखाई देगा कि चींटी की वेलोसिटी है v1। लेकिन अगर आप ग्राउंड के ऊपर बैठोगे तो आपको टेबल की वेलोसिटी और चींटी का खुद का एफर्ट दोनों दिखाई देंगे, तो दोनों का
वेक्टर सम कर दोगे तो आपको चींटी की टोटल वेलोसिटी मिल जाएगी, या दोनों के एक्सेलरेशंस का वेक्टर सम कर दोगे तो दोनों टोटल आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो देखो ये जो मैं शुरू में बोल रहा था कि यार कोर थ्योरी सिंपल है, ये बिल्कुल सही बात है, कोर थ्योरी बिल्कुल सिंपल है। मैं लिख भी देता हूं यहां पे इसको कि अगर आपको इस चींटी की टोटल वेलोसिटी चाहिए तो इसकी खुद की मेहनत और इस सर्कल को ओवरऑल या सर्कल के सेंटर को आप जितनी वेलोसिटी से मूव कर रहे हो उस वेलोसिटी को आप वेक्टर सम कर दो। ये अगर आपको इसका टोटल एक्सेलरेशन चाहिए तो चींटी की खुद की वजह मेहनत की वजह से जो एक्सेलरेशन है वो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, और उसके अंदर जो सेंटर का एक्सेलरेशन a2 है वो आप इसके अंदर वेक्टर सम कर दो तो आपको इसका टोटल एक्सेलरेशन मिल जाएगा। हालांकि एक्सेलरेशन में आई वुड स्टिल से कि थोड़ा केयरफुल रहना, बिकॉज वेलोसिटी तो सर्कुलर मोशन की जो खुद की वेलोसिटी होती है वो तो सिर्फ एक ही होती है, लेकिन सर्कुलर मोशन करते हुए पार्टिकल का जो टोटल एक्सेलरेशन होता है, सर्कुलर मोशन की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है, उसी की अपने को पता है कि दो कंपोनेंट होते हैं, और उसके साथ साथ अगर आप सेंटर को भी मूव कर रहे हो तो उसका एक और कंपोनेंट आ जाएगा। ये टोटल मिला के आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। मैं थोड़ा सा, ये तो मैंने वेक्टर के फॉर्म में लिख दिए इक्वेशंस, लेकिन थोड़ा सा अगर आप चाहो तो रिजॉल्व करके भी देख लो, थोड़ा सा और अच्छा आइडिया हो जाएगा। जैसे अगर मान लो आपको टोटल वेलोसिटी चाहिए इस इंस्टेंट के ऊपर जो फिगर में दिखाई है, इस इंस्टेंट पे अगर आपको टोटल वेलोसिटी लिखनी है तो यू कैन वेरी इजीली सी कि अगर मान लो ये वाला एंगल इधर, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला जिसमें ग्रीन डॉट दिखा रहा हूं मैं, ये एंगल थीटा होगा, जिसमें अभी क्रॉस लगा रहा हूं ये 90 माइनस थीटा होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो देयरफॉर यू विल सी कि ये एंगल आपका थीटा हो जाएगा। तो अगर आप v1 को रिजॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा आपका ये वाला v1 cos थीटा, ये आ जाएगा आपके पास v1 sin थीटा, और v2 तो आपके पास है ही। ये x एक्सिस और y एक्सिस मार्क कर लेते हैं। तो नाउ यू कैन सी कि जो इस पार्टिकल का x डायरेक्शन के अंदर टोटल वेलोसिटी है वो ट्रांसलेशन की वजह से v2 आ जाएगा, और सर्कुलर मोशन का कंट्रीब्यूशन उसके अंदर v1 sin थीटा माइनस आई कैप डायरेक्शन में आ जाएगा। तो अब आप ये बोल सकते हो कि इस पार्टिकल की टोटल वेलोसिटी हो जाएगी v2 माइनस v1 sin थीटा इन विच डायरेक्शन, आई कैप डायरेक्शन। वेरी इजी। इसी तरीके से आप जे कैप डायरेक्शन में देख लो, जे कैप डायरेक्शन में आप देख लो ये हो जाएगा v1 cos थीटा इन जे कैप डायरेक्शन, ये आ जाएगी आपकी वेलोसिटी इन जे कैप डायरेक्शन। तो ये टोटल वेलोसिटी हो जाएगी इस पार्टिकल की, क्वाइट इजी। अब इसी तरीके से एक्सेलरेशन भी देख लो। देखो ऑनेस्टली एक्सेलरेशन में भी ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, चीज सेम ही है, बस वो AC AT सब कुछ हो जाते हैं। तो थोड़ा सा एक बार लिख के देख लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्लैरिटी 100% आ जाएगी। सो लेट्स डू दैट। सो यू नो वेरी वेल कि अगर इस सर्कल के सेंटर को मैं मूव नहीं भी करता, टेबल को उठा के हम नहीं भी खिसकाते, तो भी सर्कुलर मोशन की वजह से सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो है। तो पहले इनको रिजॉल्व कर लेते हैं, ये तो कहीं गए नहीं है तो पहले इनको जरा रिजॉल्व कर लेते हैं। तो यू विल सी थीटा वीटा वापस मार्क करता हूं, ये थीटा है और ये थीटा है। तो यू शुड सी कि इस क्वेश्चन के अंदर जो मैंने, या इस फिगर के अंदर जो मैंने AT दिया, ये मैंने शुरू में ही बोला था कि ये A1 जो है, ये A1 और कुछ नहीं है, ये A1 आपका AT है, रेट ऑफ चेंज ऑफ V1 जो है, इसको मैंने A1 बोला है। तो यू विल सी कि अगर आप पहले लेट अस से कि AT को रिजॉल्व कर लो, मैं एक फिगर इसकी अलग से बना देता हूं यहाँ पे। तो यू विल सी कि AT को रिजॉल्व करोगे तो A1 cos थीटा इधर आएगा, A1 sin थीटा इधर आएगा। लुक एट द बॉटम लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन, ये आपके एक्सेलरेशन A1 के कंपोनेंट्स आ जाएंगे। और जरा AC को भी रिजॉल्व कर लो, AC को रिजॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा cos थीटा और ये हो जाएगा sin थीटा। तो AC का कंपोनेंट लोगे तो ये हो जाएगा, AC देखो होता है v स्क्वायर बाय आर, तो v स्क्वायर बाय आर cos थीटा इधर आ जाएगा और v स्क्वायर बाय आर sin थीटा इधर आ जाएगा। तो सबसे पहले सी एक्सेलरेशन इज ऑलवेज काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग इन सर्कुलर मोशन, बिकॉज एक्सेलरेशन के खुद के ही दो कंपोनेंट्स होते हैं और उनको भी मैंने रिजॉल्व करके ऐसे और ऐसे अपने एक्स और वाई डायरेक्शन में ऐसे कंपोनेंट्स लिख लिए। एंड इन एडिशन टू दैट मैं भी अगर टेबल को मूव कर रहा हूं A2 एक्सेलरेशन से, तो यू शुड सी ये हो जाएगा आपका A2 एक्सेलरेशन। तो टोटल अगर आप देख लो तो फाइनली बिल्कुल आप लिख सकते हो दैट टोटल एक्सेलरेशन का जो
एक्स कंपोनेंट है और जो वाई कंपोनेंट है वो आप इसको कलेक्ट करके लिख लो। एक्स कंपोनेंट में आ जाएगा a2 माइनस a1 साइन थीटा माइनस v1 स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा इन विच डायरेक्शन, आई कैप डायरेक्शन। ये हो जाएगा आई कैप कंपोनेंट। जे कैप कंपोनेंट चाहिए तो यू कैन सी कि 80 मतलब a1 था, तो a1 cos थीटा माइनस v1 स्क्वायर बाय आर साइन थीटा, ये हो जाएगा आपका जे कैप डायरेक्शन में टोटल एक्सेलरेशन। क्वाइट इजी। देखो कोर कंसेप्ट बहुत सिंपल सा है कि जो सर्कुलर मोशन की वेलोसिटी एक्सेलरेशन होती है वो एज इट इज लिखो, और उसके साथ साथ अगर सेंटर भी मूव कर रहा है तो सेंटर की वेलोसिटी या एक्सेलरेशन जो भी होता है वो उसके अंदर आप सिंपली वेक्टर सम कर दो, दैट्स इट, फिनिश्ड। ये बेसिकली अपने को करना होता है। और आगे देखो, एक आध चाहे तो छोटा सा क्वेश्चन बना के देख लेते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस। हैव अ लुक एट दिस प्रॉब्लम। इसमें भी देखो करना वही होगा जो अपन ने अभी अभी थ्योरी देखी है, और चाहो तो वीडियो पॉज करके उसको खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हो। ऑल्दो फर्स्ट एग्जांपल है तो थोड़ा तो मैं एटलीस्ट आपको चीजें सॉल्व करके दिखाऊंगा, तो चलो मिलके जरा इसको एक बार पहले सॉल्व करते हैं। सी, ये वही सिमिलर केस है जो हमने देखा था कि वही है चींटी हैंड, फॉर सम सिली रीजन चींटी सर्कुलर मोशन कर रही है टेबल पे, और अब इसके बाद इन्होंने दिया है दैट चींटी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ऑफ 5 रेडियंस पर सेकंड। रेडियस आपको दिया है 10 सेंटीमीटर। वेरी नाइस। कांस्टेंट एंगुलर स्पीड का मतलब है कि 80 तो जीरो हो गया, देयर इज नो अल्फा, तो 80 तो जीरो हो गया, बचा खाली एसी। तो इस पार्टिकल का जो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होगा ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर, बोले तो 25 इंटू 0.1 दैट इज 2.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो है इसका सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। और इन्होंने आपको ये बोला है कि जब पार्टिकल पॉइंट्स ए बी सी के ऊपर है, तीन अलग अलग पॉइंट्स दिए हैं, जब पार्टिकल ए बी सी पॉइंट्स के ऊपर है तो इसका हमें टोटल वेलोसिटी और टोटल एक्सेलरेशन वेक्टर्स निकालने हैं। तो ठीक है, देखते हैं। और अब देखो, जैसे सबसे पहले पॉइंट ए के ऊपर देखते हैं। पॉइंट ए के ऊपर हो, चाहे बी के ऊपर हो, चाहे सी के ऊपर हो, जो इसकी स्पीड होगी वो तो होगी आर ओमेगा। आर ओमेगा मीन्स 0.1 इंटू 5 दैट इज 0.5 मीटर्स पर सेकेंड। ये तो इसकी स्पीड होगी हर जगह। अब जैसे जब पॉइंट ए के ऊपर था तो यू कैन सी फॉर योरसेल्फ कि इसकी सर्कुलर मोशन की वजह से जो वेलोसिटी होगी वो खाली होगी आपकी इधर जे कैप डायरेक्शन में। और ट्रांसलेशन का इन्होंने अभी कोई बात नहीं करी, इनफैक्ट फर्स्ट पार्ट में इन्होंने कोई बात नहीं करी है। आगे चल के इसी प्रॉब्लम का सेकंड पार्ट आएगा जिसमें मैं ट्रांसलेशन भी करवाऊंगा, लेकिन यहाँ पे खाली सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं। तो यू कैन इजिली सी कि जब पॉइंट ए के ऊपर हो तो वेलोसिटी आपकी है 0.5 और डायरेक्शन है जे कैप, इजी। इसी तरीके से जब आप बी के ऊपर हो तो आपकी सेम वेलोसिटी है मैग्नीट्यूड वाइज, लेकिन डायरेक्शन हो जाएगा माइनस आई कैप। और सिमिलरली जब आप सी के ऊपर हो तो बस आप ध्यान से देखना कि इस वेलोसिटी को आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो सी के ऊपर अगर आप हो तो हमने जैसे पिछली फिगर में देखा था, ये एंगल हो जाएगा आपका 30 डिग्रीज। तो आप वेलोसिटी को रिजॉल्व कर लो, तो 0.5 साइन 30 आ जाएगा माइनस आई कैप डायरेक्शन में, 0.5 कॉस 30 आ जाएगा आपका जे कैप डायरेक्शन में। तो ये आप देख लो -1/4 आई कैप प्लस √3/4 जे कैप। ये आपके पास आ जाएगा क्या चीज, ये आपके पास आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन इट इज एट पॉइंट सी। तो यहां तक तो हमने ट्रांसलेशन की कोई बात नहीं करी है, सिर्फ रोटेशन की बात है। तो रोटेशनल वेलोसिटीज तो आपकी हो जाएंगी इतनी। और इसी तरीके से अगर आपको एक्सेलरेशन चाहिए तो एक्सेलरेशन भी आप निकाल सकते हो। एक्सेलरेशन चाहिए तो यू कैन इजीली सी कि पॉइंट ए के ऊपर, लेट मी क्रिएट सम स्पेस हियर। ध्यान रखना कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है 2.5, जो अभी मैंने नहीं मिटाया है, अब मैं इसे भी मिटा देता हूं। तो अभी एक्सेलरेशन चाहिए, लेट्स यूज अ डिफरेंट कलर फॉर दैट। एक्सेलरेशन चाहिए अगर पॉइंट ए के ऊपर, तो ए हो चाहे बी हो चाहे सी हो, सब जगह खाली सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है। तो ए के ऊपर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन विल बी 2.5 इन माइनस आई कैप डायरेक्शन। सिमिलरली बी के ऊपर अगर आपको चाहिए तो इट विल बी 2.5 टुवर्ड्स सेंटर दैट इज माइनस जे कैप डायरेक्शन, दैट्स इजी।
और सी के ऊपर चाहिए, तो बस थोड़ा सा आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। से ये रेड वाला जो एरो है इस डायरेक्शन में है एक्सेलरेशन, तो जो एक्सेलरेशन होगा उसको आप रिजॉल्व कर लो। cos 30 कॉम्पोनेंट आ जाएगा एक्स डायरेक्शन में, तो सी के ऊपर जो एक्सेलरेशन है ये हो जाएगा 2.5 cos 30 इन माइनस आई कैप डायरेक्शन, 2.5 sin 30, ये हो जाएगा आपका माइनस जे कैप डायरेक्शन में। और ठीक है, थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5√3/4 इन माइनस आई कैप डायरेक्शन एंड 5/4 इन माइनस जे कैप डायरेक्शन। ये आपके पास आ जाएंगे एक्सेलरेशंस और velocities in terms of I cap and J cap. You can see that it's a fairly simple problem. And one more thing, in case you are getting a little bored with all my solutions here, because problem बहुत straightforward सी है, आप खुद भी solve कर सकते हो, मुझे पता है, तो आप थोड़ा सा आगे forward कर लो। आगे मैंने इसका आंसर दे रखा है पूरा, इसका फर्स्ट पार्ट का, सेकंड पार्ट का, दोनों पार्ट का मैंने आंसर दे रखा है। तो फर्स्ट पार्ट तो मैंने आपको दिखाई दिया था, सेकंड पार्ट ही आपके सामने जस्ट फॉर अ फ्यू सेकंड्स में आपको दिखा देता हूँ, और फिर मैं आपको इसका आंसर भी दिखा दूंगा। ये उन बच्चों के लिए जो खुद से सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम, तो आपको मैंने फर्स्ट सेकंड पार्ट और उसका आंसर भी दिखा दिया है। अब आप चाहो तो खुद से अटेम्प्ट कर लो, और बाकी फर्स्ट प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा अगर मान लो मिलजुल के सॉल्व करना चाहते हो तो अब जरा मैं सेकंड पार्ट पे आ जाता हूँ। सी फर्स्ट पार्ट में तो हमने देख लिया कि सर्कुलर मोशन वाले जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उन सबको हम कैसे लिखेंगे आई कैप और जे कैप के टर्म्स में। इसके बाद देखो, इसके बाद उन्होंने नेक्स्ट ये बोला है कि अब इस टेबल को हम एक्स डायरेक्शन में मूव करते हैं विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 1 मीटर्स पर सेकेंड, और बाकी सब पुराना ही है। तो एक्स डायरेक्शन में अगर मैं इसको 1 मीटर्स पर सेकेंड से मूव करता हूं, तो ये पूछ रहे हैं कि अब इस पार्टिकल का टोटल एक्सेलरेशन वेलोसिटी कितना कितना हो जाएगा। एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट यू आर स्माइलिंग राइट नाउ कि सर ये कैसा क्वेश्चन हुआ, इतना इजी क्वेश्चन भी होता है क्या। देखो, बिगिनिंग के क्वेश्चंस हैं, थोड़े आसानी रखते हैं, आगे चल के हम इसमें काफी कुछ करने वाले हैं, बट यू कैन इजीली सी कि अगर इसके साथ साथ आप टेबल को भी 1 मीटर्स पर सेकेंड से आगे खिसका रहे हो तो कुछ भी नहीं करना है, पिछले पेज पे आओ और जो भी आपकी वेलोसिटीज हैं उसमें 1 आई कैप 1 आई कैप 1 आई कैप हर जगह ऐड कर दो। तो जो वेलोसिटी है पॉइंट ए की वो आ जाएगी दिस थिंग प्लस 1 आई कैप प्लस 1 आई कैप एंड दिस विल बी प्लस 1 आई कैप। ये आपके पार्ट 2 का आंसर हो जाएगा। इतना ये ग्रीन प्लस रेड वाला जो है ये आपके टोटल वेलोसिटीज हो जाएंगी, और टोटल एक्सेलरेशन में तो आपको कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज द टेबल इज नॉट बीइंग एक्सेलरेटेड बाय मी एट ऑल। तो देयरफॉर टेबल के मोशन के बाद भी इस पार्टिकल के एक्सेलरेशंस तो वही रहेंगे जो हमारे पहले थे। ये बात है, तो बहुत सिंपल सा सीधा सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। एक बार मैं फाइनल आंसर आपको दिखा देता हूं जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी। अगर आपको मैच वैच करना है तो ये फाइनल आंसर है, इससे आप आराम से चीजें मैच कर सकते हो। तो कोर बात यह है कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है और सर्कुलर मोशन के साथ साथ उस सर्कुलर मोशन का सेंटर, जिस सेंटर के अबाउट गोल गोल घूम रहे हो, वो सेंटर भी अगर आगे मूव कर रहा है, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं कोई ऐसी ज्यादा मुश्किल नहीं होती है। कोर थ्योरी इनकी बड़ी सिंपल सी होती है कि टोटल वेलोसिटी या टोटल एक्सेलरेशन निकालने के लिए इन दोनों का वेक्टर सम कर दो बस, और बाकी और आगे देखो। मान लो सपोज अपने पुराने फेवरेट गेम क्रिकेट से क्वेश्चन उठा लेते हैं। यू कैन सी, वीडियो पॉज कर दो जरा एक बार, फटाफट और पढ़ लो क्वेश्चन। देखो, आपने देखा होगा कि जो स्पिन बॉलर्स होते हैं वो तो बस थोड़ा सा ही दौड़ के आते हैं फिर बॉल फेंक देते हैं। फास्ट बॉलर्स जो होते हैं वो काफी दूर से दौड़ के आते हैं, रनअप बनाते हैं पूरा, और उसके बाद दौड़ते दौड़ते आते हैं फिर वो बॉल फेंकते हैं, बिकॉज समहाउ कुछ ऐसा होता है कि उससे उनकी स्पीड ज्यादा बनती है। खड़े खड़े ही आप एक जगह से हाथ घुमा के बॉल फेंक दोगे तो आपको स्पीड उतनी अच्छी नहीं मिलेगी। और उसके पीछे जो पूरी की पूरी थ्योरी और लॉजिक है वो बस एग्जैक्टली यही है, सर्कुलर मोशन विद ट्रांसलेशन। सी अगर मान लो सपोज ये बॉलर का आर्म है, हाथ है बॉलर का, और यू कैन सी कि अगर वो अपनी जगह खड़े खड़े बॉल फेंकता है तो ये शोल्डर हो गया मान लो, और यहाँ पे आपने ऊपर हाथ में बॉल पकड़ी हुई है, तो शोल्डर के अबाउट आप रोटेट करोगे, और अगर आपके हाथ की जो एंगुलर स्पीड है ओमेगा है अगर मान लो, तो बॉल की स्पीड हो जाएगी r मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, और उतनी स्पीड से बॉल निकलेगी और जाएगी। तो ऑब्वियसली
जितनी जोर से आप हाथ घुमा रहे होगे, जितनी ज्यादा ओमेगा होगी, उतनी ज्यादा स्पीड से बॉल निकलने वाली है। दैट इज पॉइंट नंबर 1। लेकिन इन एडिशन टू दैट, अगर आप दौड़ते हुए आ रहे हो, अगर आप दौड़ते हुए आ रहे हो तो इसका मतलब है कि आपकी पूरी बॉडी ट्रांसलेट कर रही है। आपका जो ये शोल्डर है, ये शोल्डर भी ट्रांसलेट कर रहा है, और ट्रांसलेशन के साथ साथ अगर आप हाथ घुमा के फेंकते हो तो यू कैन इजीली सी कि अब बॉल की जो टोटल वेलोसिटी होगी उसमें आर ओमेगा का तो वही पुराना कंट्रीब्यूशन आएगा ही, और आपका शोल्डर का जितना वेलोसिटी था वो भी उसके अंदर अल्टीमेटली वेक्टर सम होगा। तो यू कैन इजीली सी कि अब बॉल की स्पीड कुछ भी कर लो, बॉल की स्पीड डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो ज्यादा होगी। शोल्डर का जो मोशन होता है, वो मूविंग सेंटर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वेलोसिटी में, वो डेफिनेटली और एक्स्ट्रा आएगा ही। और उसी के ऊपर मैंने छोटा सा एक क्वेश्चन बना दिया है। फास्ट बॉलर है और ये आता है कुछ 10√3 की स्पीड से और बॉल को रिलीज करता है। अब देखो, ये भी अपने को पता है कि बॉलर जनरली ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल अपने बॉल को रिलीज करते टाइम बिल्कुल उनका आर्म वर्टिकल होता है, ऐसा नहीं है। यू कैन सी कि जो आर्म है ये इस तरीके से सर्कुलर मोशन करता हुआ आ रहा है। ये बोला इन्होंने कि जब ये वर्टिकल से 30 डिग्रीज के ऊपर इसका आर्म होगा, हाथ होगा, उस समय बॉल रिलीज करेगा। और ये इन्होंने बोला है कि हिज आर्म इज रोटेटिंग विद एन एंगुलर स्पीड ऑफ 25 रेडियंस पर सेकेंड। इस इंस्टेंट के ऊपर बॉलर का जो आर्म है, इसकी लेंथ वगैरह मैंने आपको दे दी है। और क्वेश्चन ये कि इस बॉल की इनिशियल स्पीड कितनी होगी रिलीज करते टाइम, ये अपने को निकालना है। और बाकी लास्ट लाइन तो खैर एज्यूम कर ही लेते हैं कि बॉलर का जो आर्म है वो वर्टिकल प्लेन में चल रहा है, बिकॉज यू कैन सी दैट देयर आर बॉलर्स। सी नॉर्मली तो होता है कि बॉलर्स का जो आर्म है वो वर्टिकली जाता है, बट कुछ बॉलर्स ऐसे साइड से भी फेंकते हैं। जैसे आई रिमेंबर हमारे टाइम में मलिंगा करके एक बॉलर होता था, आपने भी देखा होगा, खतरनाक बॉलिंग होती थी बंदे की, एंड ही यूज्ड टू डू दैट। तो वो सारे कॉम्प्लिकेशंस हटा देते हैं। मान लो सिंपल सिचुएशन है। अब आप देखो, इफ यू लुक एट दिस रेड फिगर ऑन द स्क्रीन, यू विल सी कि ये बॉलर का आर्म है, ये शोल्डर है। शोल्डर के अबाउट एक तरीके से आप बॉल को रोटेट कर रहे हो, तो शोल्डर एक तरीके से रोटेशन का सेंटर है, और ये सेंटर को खुद हम आगे मूव कर रहे हैं। बॉलर का जो रनअप होता है, रनिंग मोशन होता है, उसकी वजह से ये 10√3 की स्पीड से तो सर्कुलर मोशन का सेंटर आगे जा रहा था। और सर्कुलर मोशन का जो कंट्रीब्यूशन होता है वेलोसिटी में, वो होता है आर ओमेगा। आर है 1.2 और ओमेगा है आपकी 25, दैट्स लाइक 50/2। तो ये आप देख लो, ये हो जाएगा आपका 30 मीटर्स पर सेकेंड। तो इन अदर वर्ड्स 30 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड तो ये सर्कुलर मोशन की वजह से जनरेट करने वाला है, और उसके अंदर 10√3 मीटर्स पर सेकेंड का वेक्टर सम हमें और करना है, तब हमें जाके टोटल स्पीड मिलेगी। तो देयरफॉर 10√3 मीटर्स पर सेकेंड तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, और उसके अंदर ये 30 मीटर्स पर सेकेंड की वेलोसिटी हमें और ऐड करनी है। नोट वेरी केयरफुली कि इन दोनों के बीच में एंगल 30 डिग्रीज है, तो आपको इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है, जिनको मैंने इधर बना रखा है। एंड यू आर ऑल प्रेटी गुड एट एडिंग वेक्टर्स, आई नो दैट वेरी वेल। तो जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि आगे के कैलकुलेशंस में आपके लिए छोड़ने वाला हूं। आंसर मैंने फाइनली दे रखा है यहाँ पे, तो यू कैन मैच दिस आंसर। बट आगे आपको बस वही करना है, वो जो अपना फॉर्मूला होता था ना, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 कॉस थीटा अंडर रूट, वेक्टर सम जो करते थे वो रिजल्ट लगाओ, और पैरेललोग्राम लॉ से आप इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर लो, आपको टोटल ये वाली स्पीड मिल जानी चाहिए। बट यू कैन इजीली सी कि सर्कुलर मोशन विद ट्रांसलेशन के इनफाइनाइट एप्लीकेशंस होते हैं इस तरीके से। मतलब क्रिकेट में भी अगर आप देखो, फास्ट बॉलिंग में अपन ने एक एप्लीकेशन ढूंढ लिया, अर्थ का जो रोटेशन होता है सन के अराउंड, उसमें भी आप देख लो अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट भी रोटेट करती है, और उसके साथ साथ मोशन और भी होता है। अर्थ का जो सेंटर है वो भी सर्कुलर मोशन करता है सन के अराउंड, तो वो भी अगर आप देखोगे, अर्थ का भी टोटल मोशन देखोगे, तो ये एक तरीके से रोटेशन विद ट्रांसलेशन वाली चीज है। बहुत सारे और भी एप्लीकेशंस होते हैं। तो ये तो एक दो सिंपल एग्जाम्पल थे, और आगे देखते हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा मैं आपको और आगे लेके चलता हूं, और बाकी तो देखो सर्कुलर मोशन विद ट्रांसलेशन के बहुत सारे एप्लीकेशन तो हम आगे चल के रोटेशन वाला जो चैप्टर आएगा उसमें भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ छोटी मोटी चीजें मैं आपको और केसेस में अब आपको और इंट्रोड्यूस करता हूँ। सी अभी तक जो हमने देखा था वो चीजें सिंपल थी, और अच्छी बात है कि वो जनरल थ्योरी थी कि टोटल एक्सेलरेशन, टोटल वेलोसिटी, वेक्टर सम करके आ जाते हैं। अब मैं आपको कुछ स्पेसिफिक केसेस की तरफ लेके चलता हूं। जैसे हमने सबसे पहले बात करी थी व्हील की, तो थोड़ा सा ये देखते हैं कि व्हील्स के केस में क्या एप्लीकेशन होता है इसका। देखो,
नॉर्मली अगर कभी भी गाड़ी या रोड के ऊपर चलती है तो उसके व्हील्स आपने देखा होगा कि नॉर्मल सिचुएशन में तो व्हील आपके गोल भी घूमते हैं, आगे भी चलते हैं, और उसमें हम देखते हैं कि कोई स्लिपिंग वगैरह नहीं हो रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि रोड के ऊपर पानी वगैरह पड़ा है और आपने एकदम से ब्रेक मारा तो कुछ स्किडिंग वगैरह होती है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन नॉर्मल तरीके से जो व्हील्स चलते हैं उनके मोशन को अगर देखना है तो वो नो स्लिपिंग वाला मोशन होता है। उसको हम थोड़ा सा भी यहाँ पे अभी आगे स्टडी करने वाले हैं। चलो इसमें सबसे पहले तो एक ये चीज देखते हैं कि अगर आप किसी भी सरफेस के ऊपर मूव कर रहे हो और आपको क्वेश्चन में ये लैंग्वेज दी है दैट यू आर मूविंग ऑन द सरफेस इन सच अ वे दैट यू आर नॉट स्लिपिंग, तो उसका मैथमेटिकली या उसका फिजिक्स में सिग्निफिकेंस क्या होता है, सबसे पहले तो थोड़ा सा ये समझते हैं, फिर उसके बाद हम व्हील वगैरह के ऊपर आएंगे। देखो जैसे अगर मान लो सपोज लेट अस से कि ये ग्राउंड है और ग्राउंड के ऊपर आप ऐसे नॉर्मल तरीके से पैर जमा जमा के चल रहे हो, यू आर नॉट स्लिपिंग, यू आर मूविंग लाइक नॉर्मल पर्सन। तो इसी की बजाय अगर मान लो सपोज जैसे हम लोग बचपन में क्या करते थे, हमारे स्कूल्स में लंबे लंबे, इनफैक्ट हर स्कूल में होते हैं लंबे लंबे कॉरिडोर्स होते थे और उनकी जो सरफेस होती थी इट वॉज जनरली वेरी स्मूथ, तो हम लोग ऐसे दूर से दौड़ते हुए आते थे और दूर से दौड़ते दौड़ते आते थे एंड देन वी वुड स्किड लाइक दिस। तो मतलब पैर अपन एकदम से लॉक कर लेते थे और उसके बाद ऐसे फिसलते हुए थोड़ी दूर तक जाते थे। आई नो दैट दैट साउंड सिली एट दिस स्टेज, बट बचपन में सब किया करते हैं सारी चीजें, आपने भी शायद करी होंगी। तो ये जो चीज होती थी, दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं फिर ऐसे स्किड कर रहे हैं। अब ये जो मोशन होता है यहाँ पे आप बकायदा फ्लोर के ऊपर स्लिप कर रहे हो, लेकिन अगर आप ऐसे ऐसे पैर जमा के दौड़ रहे हो तो उसको अपन दौड़ना बोलते हैं, उसको हम स्लिप होना नहीं बोलते हैं। थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिकली जाके देखेंगे कि इन दोनों में फर्क क्या है। सी बहुत फर्क है। जैसे जब आप नॉर्मल तरीके से चलते हो तो लुक वेरी केयरफुली एट माय हैंड्स हियर, जब आप नॉर्मल तरीके से चलते हो तो ये जो मेरी दो फिंगर्स हैं इनको आप पैर मान लो एक तरीके से, एक पैर को जमीन पे आप जमाते हो और दूसरे पैर को उठाते हो और आगे लेके जाते हो, फिर इसको जमाते हो, फिर इसको उठा के आगे लेके जाते हो। ये मोशन होता है आपका नॉर्मल तरीके से चलने का। नोट केयरफुली कि आपकी बॉडी का जो पार्ट ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है, जिस पैर को आपने जमा रखा है उसका बॉटम स्टेशनरी होता है और दूसरे पैर को आप आगे बढ़ाते हो। फिर उसके बाद जब इसको ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में लेके आते हो तो इसको स्टेशनरी कर देते हो और इसको उठा के फिर आप आगे लेके आते हो। इन अदर वर्ड्स, कभी भी अगर किसी भी सरफेस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और ये बोला है कि वो सरफेस के ऊपर स्लिप नहीं कर रहा है, तो उसका मतलब ये होता है कि अगर सरफेस स्टेशनरी है तो उस ऑब्जेक्ट का जो पार्ट सरफेस के साथ कांटेक्ट में होगा वो स्टेशनरी रहेगा। उस ऑब्जेक्ट के दूसरे पार्ट मूव कर सकते हैं, लेकिन दूसरे पार्ट को जब आप कांटेक्ट में लेके आओगे तो वो स्टेशनरी हो जाएगा और ये प्रोसेस आपका कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। ये मोशन होता है आपका नो स्लिपिंग वाला। नो स्लिपिंग का जो कोर कंसेप्ट होता है वो ये होता है। इनफैक्ट इसको भी मैं थोड़ा सा और अच्छे से आपको क्लियरली बताता हूं। देखो इट्स समथिंग लाइक दिस कि अगर मान लो सपोज मेरे पास ये सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर कोई एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को मैं ओ बोल देता हूं, सरफेस को अगर मान लो मैं एस बोल देता हूं, और आपको ये गिवन है कि किसी ना किसी तरीके से ये ऑब्जेक्ट ओ इस सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है विदाउट स्लिपिंग। तो नो स्लिपिंग का एक बड़ा सिंपल सा क्राइटेरिया होता है कि इन दोनों के कॉन्टैक्ट पॉइंट को देखो। इनफैक्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट अगर आप देखते हो तो कॉन्टैक्ट पॉइंट तो ये होगा, बीच में जो पॉइंट है ये एक तरह से कॉन्टैक्ट पॉइंट होगा। तो आई शुड नॉट से कि कॉन्टैक्ट पॉइंट को देखो, आप कॉन्टैक्ट पॉइंट के जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे दो मॉलिक्यूल्स ले लो, एक मॉलिक्यूल O में होगा और दूसरा मॉलिक्यूल S में होगा। इन दोनों की वेलोसिटीज को मार्क कर दो v1 और v2। अगर किसी इंस्टेंट के ऊपर ये v1 और v2 इक्वल है तो ये कहा जाता है कि ये ऑब्जेक्ट सरफेस के ऊपर स्लिप नहीं कर रहा है या इन दोनों के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है। और अगर v1 और v2 इक्वल नहीं होते हैं तो हम ये कहते हैं कि इनके बीच में स्लिपिंग हो रही है। इनफैक्ट और अगर आप याद करके देखो तो हमने थोड़ा बहुत ये चीज तब देखी थी जब हम वर्क डन बाय फ्रिक्शन की बात कर रहे थे, थोड़ा बहुत स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन की जब बात कर रहे थे तब भी हमने थोड़ी बहुत ये चीज देखी थी, बट ये चीज होती बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो एट द रिस्क ऑफ साउंडिंग रेपिटेटिव मैं इसको एक बार पूरा क्लियरली वापस बता रहा हूं कि कहीं कुछ चीजें रह गई हो तो वो क्लियर हो जाए। बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर एक सरफेस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है तो उनके कांटेक्ट पॉइंट के जस्ट इधर और जस्ट उधर दो मॉलिक्यूल्स लो, एक आपका सरफेस के अंदर होगा और दूसरा आपका ऑब्जेक्ट के अंदर होगा। इन दोनों मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी अगर इक्वल है, अगर इनकी वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पे इक्वल होती है तो ये कहा जाता है कि इन सरफेसेस के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है। और अगर किसी इंस्टेंट के ऊपर ये अनइक्वल होती है तब हम कहते हैं इनके बीच में स्लिपिंग हो रही है। और फ्रिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो जब स्लिपिंग होती है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है, एटसेट्रा एटसेट्रा।
बट अभी अपन उसमें नहीं जा रहे हैं, अभी तो हम खाली स्लिपिंग और नो स्लिपिंग की कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो अब आप ध्यान से देखो कि जब आप जमीन पे पैर जमा जमा के चल रहे थे तो आपकी बॉडी का जो पार्ट ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में था वो पार्ट स्टेशनरी होता है, और बड़ी चालाकी से हम उस पार्ट को मूव करते हैं जो कांटेक्ट में नहीं होता है, उसकी वजह से हमारी बॉडी आगे जाती है। और जब हम उसको कांटेक्ट में लेके आते हैं दूसरे पैर को, तो फिर उसको स्टेशनरी कर देते हैं और पीछे वाले को उठा के हम आगे मूव करते हैं। तो इन अ वेरी क्लेवर वे वी मूव अवर बॉडी इन सच अ वे कि आपकी बॉडी का जो भी पार्ट ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में आता है उसको आप स्टेशनरी कर देते हो, दूसरे को मूव करते हो, और ये प्रोसेस रिपीट कर करके आपकी बॉडी आगे जाती है। अगर स्कूल के कॉरिडोर में फिसलने वाली बात अपन बोले तो एक बंदा ऐसे दौड़ता हुआ आता है और दौड़ते 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 दोनों पैर लॉक करके ऐसे फिसल जाता है अगर मान लो, तो यू कैन सी कि यहाँ पे बकायदा आप स्लिप कर रहे हो, बिकॉज दोनों पैर आपके ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है और दोनों मूव कर रहे हैं। यू कैन इजीली सी ग्राउंड स्टेशनरी है, लेकिन आपके दोनों पैर ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में होने के बाद भी अगर ऐसे ऐसे मूव करते जा रहे हैं तो यहाँ पे आप ग्राउंड के ऊपर बढ़िया स्लिप या स्किड कर रहे हो, बट अंडर नॉर्मल मोशन आप ये चीज नहीं करते हो। और व्हील के अंदर अगर आप देखो तो व्हील के अंदर आपकी यही सेम चीज होगी, सेम। अब व्हील के अंदर आप देखो कि अगर हमें ये कंडीशन चाहिए कि भाई ये व्हील कब स्लिप करेगा और कब स्लिप नहीं करेगा, तो उसके लिए आप देखो हमें पता है एक सेकंड के लिए, अब आप स्लिपिंग एक सेकंड के लिए भूल जाओ, ग्राउंड वाउंड को भी भूल जाओ, मान लो खाली एक व्हील है जो सर्कुलर मोशन और ट्रांसलेशन दोनों कर रहा है। तब आप देखो कि इसके बॉटम पॉइंट को देखो, सर्कुलर मोशन की वजह से जो बॉटम वाला मॉलिक्यूल है इसकी वेलोसिटी होगी आर ओमेगा इन बैकवर्ड डायरेक्शन, और सेंटर के ट्रांसलेशन की वजह से इसकी फॉरवर्ड वेलोसिटी होगी v इन राइटवर्ड डायरेक्शन ऐसे। तो जो बॉटम पॉइंट है इसकी टोटल वेलोसिटी हो जाएगी v माइनस आर ओमेगा इन आई कैप डायरेक्शन। और अब इसके बाद आप देख लो कि हमारी कंडीशन क्या थी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी सरफेस के साथ कांटेक्ट में है तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स की, कौन से दोनों मॉलिक्यूल्स की, मॉलिक्यूल नंबर 1 और ये ग्राउंड के अंदर का मॉलिक्यूल ले लेता हूं मॉलिक्यूल नंबर 2, अगर इन दोनों मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी इक्वल है तब हम बोलेंगे कि नो स्लिपिंग हो रही है, अगर नहीं है तो हम बोलेंगे स्लिपिंग हो रही है। एंड यू कैन इजीली सी कि भाई व्हील ग्राउंड के ऊपर चलता है, ग्राउंड तो नहीं चलती है, तो इसका मतलब है कि जो पॉइंट 2 है इस पॉइंट 2 की वेलोसिटी तो 0 है, और पॉइंट 1 की वेलोसिटी को भी मैं v1 बोल देता हूं, इसको मैंने ऊपर v भी लिखा है, इसको मैं v1 बोल देता हूं। तो v1 इक्वल टू v2 का मतलब है कि v माइनस आर ओमेगा इज इक्वल टू 0। इन अदर वर्ड्स अगर v इक्वल टू आर ओमेगा होगा तब आप 100% बोल सकते हो कि ये व्हील ग्राउंड के ऊपर नो स्लिपिंग करेगा। हाँ, ग्राउंड स्टेशनरी होनी चाहिए ऑब्वियसली, वही अगर मान लो कन्वेयर बेल्ट वगैरह के ऊपर आप नो स्लिपिंग करवा रहे हो तो द कंडीशन विल चेंज। इसीलिए मैं स्टूडेंट्स को अपने बड़े क्लियरली बोलता हूं कि भाई रटना मत। यहाँ पे मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे रट लेते हैं कि अच्छा नो स्लिपिंग की क्या कंडीशन होती है, v इक्वल टू आर ओमेगा, और फिर उसके बाद अगर एडवांस में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें वो नीचे कन्वेयर बेल्ट लगा देते हैं तो फिर ये कंडीशन नहीं लगती है, फिर वहां पे गड़बड़ होनी शुरू होती है। तो इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट दैट यू शुड अंडरस्टैंड कि नो स्लिपिंग की कंडीशन होती है ये v1 इक्वल टू v2। और इन दिस प्रॉब्लम अगर कोई ग्राउंड के ऊपर व्हील है तो ग्राउंड की वेलोसिटी 0 होती है, इसलिए हम v माइनस आर ओमेगा को 0 करके v इक्वल टू आर ओमेगा करते हैं। लेकिन अगर ग्राउंड की जगह कोई कन्वेयर बेल्ट वगैरह है जो कि खुद मूव कर रही है देन v इक्वल टू आर ओमेगा विल नॉट बी एप्लीकेबल, उसको आपको थोड़ा मॉडिफाई करना होगा। बट लेट अस फेस द फैक्ट कि ज्यादातर गाड़ियां ग्राउंड के ऊपर ही चलती हैं और ग्राउंड स्टेशनरी होती है, तो रफली मोटा मोटा आप बोल सकते हो कि ग्राउंड के ऊपर चलने वाले किसी भी व्हील की नो स्लिपिंग की कंडीशन हो जाएगी v इक्वल टू आर ओमेगा। और इसको वहां से कंफ्यूज मत करना कि अगर एक सर्कुलर मोशन होता है तो याद करो हमने देखा था कि सर्कुलर मोशन के अंदर की भी जो पार्टिकल की खुद की स्पीड होती है v, ये भी आर ओमेगा होती है। ये एक अलग रिजल्ट था और ये एक अलग रिजल्ट है, दोनों रिजल्ट बिल्कुल सेम है ऑब्वियसली, लेकिन ये दोनों की सिग्निफिकेंस बिल्कुल अलग है। अगर कोई पार्टिकल ग्राउंड के ऊपर स्लिप कर रहा है या नहीं कर रहा है, व्हाटएवर बी द केस, उसकी ये वाली जो टेंजेंशियल स्पीड होगी ये आर ओमेगा के बराबर तो 100% होगी। लेकिन यहां ध्यान रखना कि ये जो v है ये v सेंटर की स्पीड है और ये v आपकी टेंजेंशियल स्पीड होती थी। तो आइडियली देखो वैसे हर बुक में v इक्वल टू आर ओमेगा ही लिखते हैं, लेकिन बिल्कुल अगर कंफ्यूजन लेस तरीके से लिखना है तो आप बोल सकते हो कि हमने पहले डिराइव किया था दैट टेंजेंशियल स्पीड इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये पूरे सर्कुलर मोशन में हमेशा वैलिड होती है विदाउट एनी एक्सेप्शन, लेकिन यहां हमने डिराइव किया है सेंटर की स्पीड इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये आपकी
नो स्लिपिंग की कंडीशन होती है ऑन अ स्टेशनरी ग्राउंड। तो वीसी और वीटी में थोड़ा सा ध्यान रखना, ऑल्दो बच्चों वाली चीजें आप समझ ही गए होगे इतना, लेकिन फिर भी क्लैरिटी के साथ अगर आप देखोगे तो ये दोनों दोनों वीज जो होती है, इन दोनों वीज का डिफरेंट मीनिंग होता है, ये बात है। तो चलो वॉट एवर बी द केस, एक जरा सी चीज हमने देख ली है कि अगर कोई पहिया है, कोई व्हील है और ये ग्राउंड के ऊपर नो स्लिपिंग करते हुए चल रहा है, तो उसके सेंटर की स्पीड हमेशा आर ओमेगा के बराबर होगी। एक जरा क्वेश्चन करके देख लेते हैं इसके ऊपर। देखो क्वेश्चन तो कम ही है, रिजल्ट ज्यादा है ये, बिकॉज ये बहुत जगह यूज होता है, ये कम से कम हजारों प्रॉब्लम्स पे ये चीज यूज होती है। तो देखो मान लो मेरे पास है व्हील, चल रहा है इस तरह से कि इसका सेंटर जा रहा है एक स्पीड v से, मतलब ये जिस गाड़ी के अंदर अटैच्ड है वो गाड़ी मान लो स्पीड v से जा रही है, एंगुलर स्पीड है इसकी ओमेगा। तो आप देखो हमने ये तो पता ही है कि नो स्लिपिंग की कंडीशन है v इक्वल टू आर ओमेगा, ये तो हमें पता ही है ऑलरेडी। अब आप देखो इसके बाद अब आप ये इनफैक्ट हमें ये भी फर्दर पता है कि इसके बॉटम पॉइंट की वेलोसिटी जीरो होगी, दैट इज ऑल्सो नोन। थोड़ा सा ये ध्यान रखना बस कि जो टॉप पॉइंट होता है इसकी स्पीड कितनी होती है। सी अगर आपको टॉप पॉइंट की स्पीड चाहिए तो नोट केयरफुली कि जो सर्कुलर मोशन का कंट्रीब्यूशन होगा वो होगा आर ओमेगा, और जो सेंटर का कंट्रीब्यूशन होगा v, वो भी सेम ही डायरेक्शन में होगा। तो अगर आपको टॉप पॉइंट की स्पीड चाहिए तो वैसे तो होगी आर ओमेगा प्लस v, लेकिन सिंस द व्हील इज नॉट स्लिपिंग, ये जो आर ओमेगा है ये आर ओमेगा भी आपकी v के बराबर ही है, तो देयरफॉर v प्लस v करोगे तो ये हो जाएगा 2v। तो आप ध्यान रखना आज से कि अगर आप कभी भी किसी गाड़ी में बैठे हो तो ये ध्यान रखना है कि आप जिस गाड़ी में बैठे हो वो गाड़ी अगर नॉर्मल तरीके से बिना स्लिप करते हुए चल रही है तो उसके किसी भी पहिए के बॉटम पॉइंट की स्पीड हमेशा जीरो होती है, मतलब जो पॉइंट बॉटम पे आता है उस इंस्टेंट के ऊपर उस पॉइंट की वेलोसिटी हमेशा जीरो होती है। टॉप पॉइंट की स्पीड हमेशा डबल होती है। इनफैक्ट अगर मान लो सपोज आप लेट अस से किसी रिक्शा वगैरह में बैठे हो, साइकिल पे बैठे हो, तो अगर कभी भी मान लो सपोज आप बगल में बिल्कुल थोड़ा सा साइड में जाके टॉप पॉइंट को देखोगे तो वो आपको मैक्सिमम स्पीड से जाता हुआ दिखाई देगा एक तरीके से, और ग्राउंड के ऊपर जो बंदा बैठा होगा उसको उसकी स्पीड 2v दिखाई देगी। सेंटर जो पॉइंट है उसकी स्पीड v ही होगी। क्यों? क्योंकि ये देख लो कि सेंटर की जो आर ओमेगा होगी वो तो जीरो होगी, बिकॉज देयर इज नो आर फॉर द सेंटर। तो सेंटर पॉइंट की स्पीड v है, बॉटम पॉइंट की जीरो है, और टॉप पॉइंट की स्पीड 2v है। जो मैंने ओरिजिनल फिगर बनाई थी वो मैं आपको वापस दिखा देता हूं। ये जो फिगर्स आपके सामने है, छोटा सा बट बड़ा इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट है, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस रिजल्ट। और इसी में और थोड़े बहुत चेंजेस कर लो। जैसे अब कभी कभी पूछते हैं कि बताओ ये वाला जो मॉलिक्यूल है या वो वाला जो मॉलिक्यूल है, इनकी लेफ्ट राइट वालों की स्पीड कितनी होगी। वेरी इजी, कुछ भी नहीं है। यू कैन सी कि सर्कुलर मोशन की वजह से आर ओमेगा, सेंटर के मोशन की वजह से v, और हमें पता है कि ये आर ओमेगा भी v के बराबर ही है। तो देयरफॉर ये v और ये v अगर ये करोगे तो इसका ये वाला जो पॉइंट होता है, इसकी जो सॉरी √3 लिख दिया, इट शुड बी √2, या इसका जो लेफ्ट या राइट साइड वाले जो पॉइंट्स होते हैं इनकी वेलोसिटी अगर आप देखोगे, इसकी भी और इसकी भी, इन दोनों की स्पीड आपकी v√2 होगी। बस फर्क ये है कि इसकी स्पीड ऐसे बॉटम थोड़ी नीचे होगी, इसकी अगर आप देखोगे तो ऊपर और साइडवेज मिला के तो दोगे तो इसकी आपकी ऐसे साइडवेज वेलोसिटी आएगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ये छोटे मोटे रिजल्ट है, बिकॉज आगे चल के हम सर्कुलर मोशन में तो थोड़ा बहुत ही व्हील को देखेंगे, लेकिन आगे चल के जो अपना रोटेशन वाला चैप्टर आएगा उसमें तो बहुत सारे केसेस आएंगे जहां पे देयर विल बी सम व्हील एंड दैट व्हील विल बी रोलिंग विदाउट स्लिपिंग एंड एवरीथिंग। तो उसमें ये छोटे मोटे रिजल्ट जो है ये अगर आपको आइडिया होगा तो इट विल बी मच इजियर। और आगे देखो, इसके बाद वीडियो को चाहे तो पॉज करके आप एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने लिख दिया, एग्जांपल है, इसको एग्जांपल को आप चाहे तो अटेम्प्ट करके देख लो। सी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको ये बोला है दैट देयर इज अ व्हील, और व्हील आपका साइकिल का या कार्ड किसी चीज का भी व्हील है, ये ग्राउंड के ऊपर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग करते हुए जा रहा है। और जैसा कि कई बार होता है कि व्हील की सर्कमफ्रेंस के ऊपर कुछ मिट्टी लग जाती है। इनफैक्ट अगर आपने कभी बिना मडगार्ड के साइकिल चलाई है ऑन डस्टी रोड्स, डस्टी नहीं बोलना चाहिए, कीचड़ वाली रोड्स अगर बोलना चाहिए, आप साइकिल के पीछे का जो टायर होता है उसके ऊपर का जो मडगार्ड होता है वो निकाल दो और साइकिल को आप कीचड़ वाली रोड के ऊपर थोड़ा बहुत चला के देखो, यू विल सी कि आपकी शर्ट के पीछे आपको बकायदा मिट्टी का स्प्रे पूरा का पूरा दिखाई देगा। सी व्हाट हैपेंस इज दिस, ये साइकिल होती है, इफ यू लुक एट द फिगर ऑन द स्क्रीन, ये साइकिल होती है रफली,
और ये यहाँ पे मान लो सपोज अपना राइडर बैठा हुआ है। लुक एट द बैक व्हील। बैक व्हील अगर आप देखोगे तो ये रोटेट करता है। अब जब रोटेट करने में आप देख लो कि अगर यहाँ पे मड पार्टिकल्स हैं तो जो सर्कुलर मोशन होता है उसकी वजह से मड पार्टिकल्स की कुछ वेलोसिटी होती है आर ओमेगा, और उस आर ओमेगा की वजह से ये पार्टिकल्स इस तरीके से फेंके जाते हैं। और जो मडगार्ड होता है उसका काम बेसिकली होता है कि इनको रोक लेता है। अगर मडगार्ड हटा दोगे तो एक्चुअली जो थोड़ी कीचड़ वाली रोड्स होंगी उसके ऊपर अगर आप साइकिल चलाओगे तो आपको एक्चुअली अपनी शर्ट के पीछे यहाँ पे बढ़िया काफी सारा कीचड़ का स्प्रे दिखाई देगा। ऑब्वियसली इट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन योर स्पीड, बिकॉज अगर आपकी स्पीड ज्यादा होगी तो ये सर्कुलर मोशन भी ज्यादा तेजी से होगा, ये इफेक्ट आपको ज्यादा दिखाई देगा। धीरे धीरे चलाओगे तो उतना ज्यादा नहीं दिखाई देगा। इसी के ऊपर मैंने छोटा सा एक क्वेश्चन बना दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे पूरी साइकिल मैंने नहीं दिखाई है, मैंने सिर्फ आपको बोला है कि यार एक व्हील ले लेते हैं और इस व्हील के ऊपर कुछ मड पार्टिकल्स चिपके हुए हैं, और एक मड पार्टिकल ये जो है रेड कलर से जो मैं दिखा रहा हूं इसको इन्होंने कंसिडर किया है। इन्होंने बोला है कि हम ये मान लेते हैं कि जो साइकिल है इसकी स्पीड है √6 GR। ये मड पार्टिकल साइकिल के व्हील से डिटैच हो जाता है एट द इंस्टेंट इट इज एट अ हाइट R अबव ग्राउंड। आप देखो इस पोजीशन के ऊपर ये रेड वाला मड पार्टिकल साइकिल से डिटैच होता है, और फिर आगे बोला है कि इसका मोशन क्या होगा, कैसे होगा। देखो जिस इंस्टेंट के ऊपर ये डिटैच होता है उस इंस्टेंट के ऊपर सर्कुलर मोशन की वजह से जो इसकी स्पीड होगी वो होगी आर ओमेगा, और साइकिल के सेंटर के मोशन की वजह से अगर आप देखोगे तो इसकी स्पीड होगी v। दैट मींस, और इसके बाद ये पार्टिकल अगर व्हील से डिटैच हो गया तो फिर इसके बाद ये व्हील का मोशन को बिल्कुल फॉलो नहीं करेगा, व्हील अपने रास्ते जाएगा और ये सिंपली प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए आगे जाएगा। बिकॉज आप ये देखो कि एक तरह से प्रॉब्लम ये हो गई है कि मेरे पास एक रेड कलर का पार्टिकल था, ग्राउंड से आर हाइट के ऊपर मैंने उसको रखा और उसको इतनी इनिशियल वेलोसिटी दे दी। ये इनिशियल वेलोसिटी मैंने नहीं दी है, व्हील ने दी है, लेकिन किसी ने भी दी हो। अगर इस रेड वाले पार्टिकल को मैंने इतनी इनिशियल वेलोसिटी दे दी है तो यू कैन सी कि इस इनिशियल वेलोसिटी के साथ किसी चीज को फेंकोगे तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ आगे जाएगा यू। और व्हील को अगर आप एक सेकंड के लिए किनारे कर दो, हटा दो अगर मान लो सपोज, तो आपको इन्होंने क्वेश्चन में ये पूछा है कि भाई ये कितनी देर बाद ग्राउंड के ऊपर वापस गिरेगा। तो आप देख लो कि टाइम ऑफ फ्लाइट किसके ऊपर डिपेंड करता है। हमने शुरू से ही देखा है कि टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड करता है वाई कॉम्पोनेंट्स के ऊपर, वेलोसिटी के वाई कॉम्पोनेंट्स पे। तो आप देख लो कि जिस इंस्टेंट के ऊपर ये टेबल से अलग व्हील से अलग हुआ है उस इंस्टेंट के ऊपर इसकी हाइट r थी। और अब अगर आप इसमें सिंपली प्रोजेक्टाइल मोशन के आइडियाज लगा दो तो आराम से आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हो। यू कैन सी कि हम y डायरेक्शन के अंदर जरा VUSAT लिख लेते हैं, क्या क्या गिवन है अपने को। y डायरेक्शन में अगर आप देखो तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी ये वाली थी। नोट केयरफुली कि ये वाली जो सेंटर की स्पीड है इसका कोई रोल नहीं होगा प्रॉब्लम में, बिकॉज इसका रोल तो शायद रेंज वेज निकालने के लिए होता। लेकिन अगर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो खाली ये वाली चीज यूज होगी। ऑल्दो नो स्लिपिंग का मतलब है कि ये आर ओमेगा इस v के बराबर ही होगी अल्टीमेटली। तो लेट मी राइट डाउन ऑल दीज थिंग्स हियर। मैं प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए एक काम करता हूं, डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेता हूं। तो इनिशियल वेलोसिटी से तो हमें फाइनल वेलोसिटी से तो मतलब नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी आपकी -√6 GR। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा y डायरेक्शन में r, एक्सेलरेशन हो जाएगा g, और टाइम टेकन हमें निकालना है। वेरी इजी। तो आप इसमें लगा दो वही y डायरेक्शन में s = ut + ½ at²। s की जगह आप डाल दो r, u की जगह -√6 GR एंड दिस। ये आपके पास बन जाती है इक्वेशन। छोटी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आई एम प्रीटी श्योर यू विल बी एबल टू सॉल्व इट क्वाइट हैप्पीली। लेकिन इसको आप सॉल्व कर लो। सॉल्व करके आपको जैसा प्रोजेक्टाइल मोशन में याद होगा, इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करके दो रूट्स आते हैं, एक पॉजिटिव होता है दूसरा नेगेटिव होता है। तो ऑब्वियसली आप नेगेटिव वाले रूट को नेग्लेक्ट कर दोगे, पॉजिटिव वाले रूट को ले लोगे और सॉल्व करके देख लेना, आपके पास ये आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यू कैन इजिली सी कि अभी भी यहां तक हम सर्कुलर मोशन में ट्रांसलेशन की कोर थ्योरी देख चुके हैं। फिर उसके बाद हमने उसका एक एप्लीकेशन देखना शुरू किया है कि अगर कोई व्हील है और वो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कर रहा है तो उस केस में क्या होता है। उस केस में v = r ओमेगा या v1 = v2 वगैरह कुछ होता है। और उसके ऊपर अभी तक हमने देखा है
कि छोटे मोटे एग्जांपल्स बना के देखा है कि यहाँ पे भी कुछ बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं होती है, यहां तक तो चीजें आपकी सिंपल सिंपल चलती रहेंगी। तो चलो देखते हैं कितनी दूर तक हम चीजों को सिंपल चला सकते हैं। थोड़ा सा लेट मी ट्राई टू मेक द थिंग्स अ लिटिल बिट नॉन सिंपल नाउ। आप सामने देखो एक फिगर दिख रही है जो मतलब खतरनाक तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उतनी आसान भी नहीं लग रही जितनी सिंपल सिंपल प्रॉब्लम्स अभी हमने देखी थी। अब की बात सिचुएशन ये है कि हम गए मान लो सर्कस, और सर्कस में तो वो अजीब अजीब कॉन्ट्रैक्शंस वगैरह लेके आते हैं। तो यहाँ पे भी सीन ये है कि इनके पास दो सिलेंडर्स हैं ऐसे, और दो सिलेंडर के ऊपर इन्होंने एक इस तरीके से एक ऐसे प्लैंक पटरा टाइप का कुछ रख दिया है। और सर्कस है तो उसके ऊपर उन्होंने उस चक्कर में दो सिलेंडर्स और रखे हैं, उसके ऊपर एक और पटरा रख दिया ऐसे, फॉर सम सिली रीजन व्हाटसोएवर। अब एक बंदा अगर मान लो इस पटरे को v वेलोसिटी से खींच रहा है, दूसरा इसको 4v वेलोसिटी से खींच रहा है, और आपको ये गिवन है कि व्हील्स और प्लैंक्स के बीच में कहीं भी स्लिपिंग नहीं हो रही है। अब स्लिपिंग अवॉइड करने के लिए जनरली अपन ये करते हैं कि सरफेसेस को थोड़ा रफ बना देते हैं। सरफेस अगर स्टील बॉल और ग्लास की तरह स्मूथ होंगी तो उसमें आराम से स्लिपिंग होगी, लेकिन अगर मान लो सपोज वुड रहती है और वुड के ऊपर अगर आप मान लो एक रबर की शीट को स्लाइड करते हो तो वहां पे स्लिपिंग होने के चांसेस काफी कम हो जाएंगे। या अगर मान लो वेलक्रो वगैरह लगा देते हो, गियर्स बना देते हो, तब तो ऑलमोस्ट बिल्कुल भी स्लिपिंग नहीं होगी। तो मान लो इस तरह का सिचुएशन है कि सिलेंडर्स हैं इस तरीके से, और यहां पे किसी भी सिलेंडर और प्लैंक के बीच में कहीं भी कोई भी स्लिपिंग नहीं हो रही है। और क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इन प्लैंक्स को इतनी इतनी स्पीड से खींच रहा हूं, तो फिर आगे क्वेश्चन में पूछा है कि हमें हर व्हील की या हर सिलेंडर की एंगुलर स्पीड निकालनी है। ये हमारा टास्क है। अब क्या करेंगे, देखो प्रॉब्लम तो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लग रही है। एक काम करते हैं, सबसे पहले अगर मान लो मैं ऊपर वाले सिस्टम को हटा देता हूं, मान लो खाली मैं नीचे वाले को रखता हूं सपोज एक सेकेंड के लिए, उसको थोड़ा सा देखते हैं। नीचे वाले व्हील्स की एंगुलर स्पीड निकालना बहुत आसान होगा, बिकॉज नीचे वाले व्हील्स के लिए आप देखो अभी अभी हमने देखा था कि अगर हमारे पास मान लो एक सर्कल है, एक व्हील है, और ग्राउंड के ऊपर ये नो स्लिपिंग कर रहा है, तो हमने देखा था कि अगर इसके सेंटर की स्पीड v होती थी तो इसके टॉप पॉइंट की स्पीड 2v होती थी। ये हमने देखा था। अब यहां पे आप देखो कि क्वेश्चन में अगर ये बोला है कि ऊपर वाला ये वाला जो प्लैंक है और ये वाला जो व्हील है, इनके बीच में अगर नो स्लिपिंग है, तो इसका मतलब है कि व्हील के टॉप पॉइंट की स्पीड और प्लैंक की स्पीड बराबर होंगी। तो यहां पे हमें पता चल गया इस चीज से, नो स्लिपिंग की कंडीशन से, कि व्हील का टॉप पॉइंट भी एक स्पीड v से ही मूव कर रहा होगा फॉर नो स्लिपिंग बिटवीन द प्लैंक एंड द लोअर व्हील। और फर्दर हमें पता है कि ग्राउंड के साथ अगर नो स्लिपिंग होती है तो उससे ये कंडीशन निकल के आती है कि ये वाली वेलोसिटी का आधा करके सेंटर की वेलोसिटी आ जाती है। तो अब आप देख लो कि ऊपर वाले पॉइंट की स्पीड अगर v है तो सेंटर की स्पीड अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगी आपकी v/2। ये बात है। और बॉटम पॉइंट की तो खैर 0 होती है, वी विल नॉट रियली वरी अबाउट दैट, लेकिन जो सेंटर है उसकी स्पीड हो जाएगी v/2। और उसके बाद फर्दर हमें मालूम है कि नीचे वाले व्हील के लिए अगर नो स्लिपिंग लगाते हो तो v सेंटर इज इक्वल टू r ओमेगा, ओमेगा 1 बोल देता हूं, तो ओमेगा 1 हो जाएगा v/2r। एक चीज तो हमने निकाली थी, नीचे वाले व्हील या नीचे वाले सिलेंडर के लिए हम ये बोल सकते हैं कि नीचे वाला सिलेंडर एक स्टेशनरी ग्राउंड के ऊपर नो स्लिपिंग कर रहा है। तो इसके लिए हम सिंपल v इक्वल टू r ओमेगा लगा सकते हैं, वेयर v इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर। तो हमने बस सेंटर की वेलोसिटी यहां से निकाली, किस चीज से, इस वाले रिजल्ट से हमने सेंटर की वेलोसिटी निकाल ली v/2, और v/2 या vc इक्वल टू r ओमेगा करके हमने नीचे वाले व्हील्स की एंगुलर स्पीड तो आराम से निकाल ली। दिस वॉज द इजी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। और इसको सबसे पहले आई वुड रिकमेंड कि इसको अगर मान लो चाहिए तो थोड़ा सा वीडियो पॉज करके दोबारा देख दाख के इसको सबसे पहले तो माइंड में सेट कर लो कि हमने ओमेगा 1 किस तरीके से निकाली है। मैं थोड़ा सा और मार्क भी कर देता हूं, नीचे वाले व्हील्स की एंगुलर स्पीड को मैं ओमेगा 1 बोल रहा हूं, ये हमने ऑलरेडी निकाल ली है। ऊपर वाली व्हील्स की एंगुलर स्पीड को मैं ओमेगा 2 बोल देता हूं, ओमेगा 2 अभी हम निकालने वाले हैं। अब आप देखो ओमेगा 2 निकालना इज गोइंग टू बी मोर इंटरेस्टिंग। ओमेगा 2 निकालने के लिए आप जब ऊपर वाला एक व्हील है इसको देखो, अब मैं फिगर को थोड़ा सा बड़ा करके जूम करके दिखाता हूं फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी। सी, अब खाली ऊपर वाले व्हील के ऊपर आपको अटेंशन फोकस रखना है, नीचे वाले व्हील को तो भूल जाओ। देखो ऊपर वाले व्हील के भी सेंटर की कुछ वेलोसिटी होगी, वी डोंट नो कितनी वेलोसिटी है, तो ऊपर वाले व्हील के सेंटर की जो वेलोसिटी है इसको मैं vc बोल देता हूं।
और कुछ इसकी एंगुलर स्पीड है, इसको मैं ओमेगा 2 बोल देता हूं। चलो एक काम करते हैं, वीसी नहीं बोलता हूं, इसको भी V2 बोल देता हूं और ओमेगा 2 थोड़ा सुनने में ज्यादा अच्छा लगता है। मान लो ऊपर वाले व्हील के ये पैरामीटर्स है। अब ध्यान से देखना आगे, अगर ऐसा है तो भाई फिर जरा कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा। सी, अब ऊपर वाले व्हील का भी जो टॉप पॉइंट है इसको देखो, जिधर मैं ग्रीन कलर से भी दिखा रहा हूं, ऊपर वाले व्हील के टॉप पॉइंट को देखो। अभी प्लैंक्स को भूल जाओ एक सेकंड के लिए, मेरे पास अभी खाली एक व्हील है जो रोटेट भी कर रहा है और ट्रांसलेट भी कर रहा है। तो हमें पता है कि भाई इसका जो टॉप पॉइंट होगा, इस टॉप पॉइंट की वेलोसिटी हो जाएगी v2 प्लस आर ओमेगा 2। इसी तरीके से इसका जो बॉटम पॉइंट होगा, ये बॉटम पॉइंट को देखो, अगेन आई विल से कि आप प्लैंक्स को भूल जाओ, अभी प्लैंक्स का कोई काम ही नहीं है। अभी खाली व्हील की बात कर रहे हैं कि व्हील अगर सर्कुलर मोशन और ट्रांसलेशन कर रहा है तो जो टॉप पॉइंट है उसकी वेलोसिटी हो जाएगी दोनों को ऐड करके, और बॉटम पॉइंट को आप देखो, बॉटम पॉइंट की वेलोसिटी हो जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में v2 और रिवर्स डायरेक्शन में आर ओमेगा रहेगा, तो आर ओमेगा 2 इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये बात है, ठीक है। ऑब्वियसली टॉप पॉइंट की वेलोसिटी ज्यादा होती है, तो चलो इसके एरो को मैं थोड़ा लंबा कर देता हूं, देखने में ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन फिगर को वापस थोड़ा सा छोटा करते हैं। अभी मैंने क्या बोला है, क्या चीज बात करी है कि अगर आप प्लैंक्स को भूल जाओ एक सेकंड के लिए, तो ऊपर वाला व्हील अगर रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों कर रहा है तो उसके टॉप पॉइंट्स की और बॉटम पॉइंट्स की वेलोसिटी हो जाएंगी इतनी और इतनी। और अब अगर मेरे को नो स्लिपिंग चाहिए तो फिगर में वापस एक बार बड़ा करके दिखाता हूं, थोड़ा सा, उतना नहीं, थोड़ा सा बड़ा करूंगा। अब अगर मेरे को नो स्लिपिंग चाहिए, किधर नो स्लिपिंग, अगर मुझे बॉटम पॉइंट पे चाहिए, तो बॉटम वाले प्लैंक की वेलोसिटी इसके बराबर होनी चाहिए। मतलब ये v2 माइनस आर ओमेगा 2 जो है ये v के बराबर होना चाहिए। और जो टॉप पॉइंट है यहां पे अगर मेरे को नो स्लिपिंग चाहिए तो ये व्हील के टॉप पॉइंट की वेलोसिटी ऊपर वाले प्लैंक की वेलोसिटी के बराबर होनी चाहिए। याद करो हमने थ्योरी क्या देखी थी, हमने थ्योरी ये देखी थी कि अगर ये सरफेस है और इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है तो एक मॉलिक्यूल इधर लो और एक मॉलिक्यूल इधर लो, इन दोनों मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी अगर इक्वल होती है तब हम कहते हैं कि नो स्लिपिंग हो रही है। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम चीज मैं यहां पे कर रहा हूं कि अगर मुझे फॉर एग्जांपल अगर इधर नो स्लिपिंग चाहिए तो एक मॉलिक्यूल मैंने लिया प्लैंक के अंदर, इस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है 4v, दूसरा मॉलिक्यूल लिया मैंने व्हील के अंदर, इसकी वेलोसिटी है इतनी, इन दोनों को मैं इक्वेट कर दूंगा तो मुझे नो स्लिपिंग की कंडीशन आराम से मिल जाएगी। तो नाउ लेट मी राइट दैट कंडीशन अगेन, फिगर में थोड़ी बड़ी रख रहा हूं अभी। तो टॉप पॉइंट पे नो स्लिपिंग का मतलब है 4v इज इक्वल टू v2 प्लस आर ओमेगा 2, बॉटम पॉइंट पे नो स्लिपिंग का मतलब है v इज इक्वल टू v2 माइनस आर ओमेगा 2। और इस तरीके से हम दो इक्वेशंस लिख सकते हैं और इसके बाद सिंपल काम है बस, अब इसके बाद इन दोनों को आगे सॉल्व कर लो। सॉल्व करके हमें बेसिकली तो निकालना है ओमेगा 2, तो वन सिंपल थिंग इज कि आप इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आ जाएगा 3v इज इक्वल टू 2r ओमेगा 2, ओमेगा 2 हो जाएगा 3v बाई 2r विच इज 1.5v बाय r, ये आ जाएगा आपके पास ओमेगा 2। तो यू कैन इजिली सी कि दोनों व्हील्स की एंगुलर स्पीड हमें मिल चुकी है, और इनफैक्ट अगर ऊपर वाले व्हील के सेंटर की भी स्पीड चाहिए तो वो भी हमें मिल जाएगी। अगर ये v2 चाहिए तो दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो तो आपको सेंटर की भी स्पीड मिल जाएगी। एंड दिस इज हाउ यू यूज द कंडीशन ऑफ नो स्लिपिंग। हालांकि अब इस प्रॉब्लम में अगर आप चाहो तो इफ यू आर स्मार्ट एंड इफ यू लाइक टू थिंक अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा देन यू कैन सी कि ये जो रिजल्ट्स हमने निकाले हैं इनको आप और भी तरीकों से निकाल सकते थे। अगर आप इसको ऐसे नहीं वैसे रेफरेंस फ्रेम में देखो तो ये सब करके आप चीजों को थोड़ा सा और जल्दी निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पे मेरा मोटिव चीजों प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व करना नहीं था, मेरा मोटिव बस इतना था कि मैंने अभी अभी आपको नो स्लिपिंग की थ्योरी बताई थी, उस नो स्लिपिंग की थ्योरी को यूज करके किस तरीके से सोचना होता है वो सोचने का प्रोसेस अपन सीख रहे थे। हमारा टारगेट ये नहीं था कि हम इधर उधर करके कुछ भी प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर ले। लेकिन अब इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क जरूर दे सकता हूं कि इस प्रॉब्लम को थोड़ा और अलग अलग तरीके से सोचोगे तो आपको इसके थोड़े बहुत ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे विच माइट बी अ लिटिल बिट स्मार्टर एंड विच माइट बी अ लिटिल बिट शॉर्टर। तो वो सब आप थोड़ा सा सोचो अपने हिसाब से। लेकिन कोर थ्योरी हमने यहां तक अभी तक ये सीखी है कि अगर किसी भी सरफेस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है
और उनके बीच में नो स्लिपिंग दी है, तो उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को सबसे पहले देखो। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के जस्ट इधर और जस्ट उधर दो मॉलिक्यूल्स लो, एक सरफेस के अंदर और एक बॉडी के अंदर। इन दोनों मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी निकालो और इनको अगर आप इक्वल कर देते हो, अगर ये इक्वल पाई जाती हैं तो इनके बीच में नो स्लिपिंग होगी उस इंस्टेंट पे, और अगर ये अनइक्वल है तो इनके बीच में स्लिपिंग होगी। इस थ्योरी को हम अपने दिमाग में सेट करने की अभी कोशिश कर रहे हैं। चलो इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं नो स्लिपिंग के अंदर। अब मैंने जो पिछला क्वेश्चन आपको दिखाया था वो तो अच्छा था, लेकिन अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाने वाला हूं वो और थोड़ा सा अच्छा है। इस कंसेप्ट को और थोड़ा सा अच्छे लेवल पे लेके जाते हैं। सी अब की बात सिचुएशन ये है, जैसे ये सिचुएशन वैसी है जैसी अगर आपने कभी साइकिल या मोटरसाइकिल की बॉल बियरिंग का सेटअप खोल के देखा है तो आपने देखा होगा इस तरह की सिचुएशन होती है। मींस अब वो खोलना है नहीं खोलना है वो आप अपने डैड से डिस्कस कर लेना कि खोलने के बाद उसको वापस भी सेट करना होता है। लेकिन मान लो सिचुएशन इस तरह की है कि आप रफली तो आइडिया होगा कि बॉल बियरिंग किस तरह से होती है। बॉल बियरिंग ऐसी होती है, अंदर दो सिलेंडर्स होते हैं बेसिकली, उनके बीच में ऐसे ऐसी, मैंने तो एक बॉल दिखाई है, वहां पे स्टील की बहुत सारी बॉल्स होती हैं इस तरीके से। और ये सिस्टम जो होता है ये बॉल बियरिंग टाइप का सिस्टम होता है। जो एक्चुअल बॉल बियरिंग वाला सिस्टम होता है उसमें तो बॉल आराम से सिलेंडर्स के रिस्पेक्ट में मजे से स्लाइड वाइड करती है, स्लिप होती है, उसमें तो ग्रीस वगैरह डाल के उसको बकायदा स्लिप करवाया जाता है। लेकिन यहाँ पे मान लो हमारा तो नो स्लिपिंग का काम चल रहा है, तो अभी अपन मानते हैं इस तरह का सिचुएशन है कि एक मेरे पास इनर सिलेंडर है कुछ कम रेडियस का, मान लो R1 रेडियस का, एक बड़ा सिलेंडर है R2 रेडियस का। दोनों सिलेंडर्स रोटेट कर रहे हैं विद एंगुलर स्पीड्स ω1 एंड ω2। उनके बीच में मैं एक स्टील बॉल रख देता हूं, स्टील या रबर की बॉल मान लो, सपोज नो स्लिपिंग करवानी है तो एक रबर की बॉल लेता हूं मैं। बॉल का रेडियस एग्जैक्टली इतना है कि वो इन दोनों सिलेंडर्स के बीच के गैप में जस्ट फिट हो जाती है। और आपको यह दिया है कि बॉल और सिलेंडर्स के बीच में कहीं भी कोई भी स्लिपिंग नहीं हो रही है, ये आपको गिवन है। और क्वेश्चन ये है कि अब अपने को निकालना है कि ये जो रेड वाली बॉल है इसके सेंटर की कितनी स्पीड है, और अगर ये रोटेट भी कर रही है मान लो तो इसकी एंगुलर स्पीड अपनी एक्सिस के अबाउट इसकी एंगुलर स्पीड कितनी है। ये दोनों चीजें अपने को निकालनी है। इसको थोड़ा सा ऐसा समझो एक सेकंड के लिए कि अगर मान लो मैं अंदर वाले सिलेंडर को रोक देता हूं, सिर्फ बाहर वाले सिलेंडर को रोटेट करता हूं, इफ यू लुक एट द स्क्रीन, बाहर वाले सिलेंडर को रोटेट करता हूं तो ये जो बॉल है ये गोल गोल घूमते हुए कुछ ऐसे आगे बढ़ेगी। दैट्स अ वेरी क्रूड वे ऑफ डिस्क्राइबिंग इट, लेकिन यू कैन सी कि अगर अंदर वाले को मैं रोक देता हूं और बाहर वाले को रोटेट करता हूं तो बॉल ऐसे रोटेट करेगी और इसका सेंटर ऐसे जाएगा। इसी की बजाय अगर मैं बाहर वाले को रोक देता हूं और अंदर वाले को रोटेट करता हूं तो अंदर वाला क्या करेगा कि इसके बॉटम को खींचेगा इस तरीके से। तो यू विल सी कि इस तरीके से अगर आप देखोगे तो इसके बॉटम की वेलोसिटी ऐसे होगी, मतलब इसकी रोटेशन की टेंडेंसी कुछ इस तरीके से होगी। तो सेंटर का डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा वो तो देख लेंगे, लेकिन एटलीस्ट यू कैन सी कि अगर ω1 की वजह से देखोगे तो इस बॉल की टेंडेंसी होगी इस तरह से रोटेट करने की, जिसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। ω2 की वजह से इसके टॉप पॉइंट की डायरेक्शन मोशन होगा इस डायरेक्शन में, इसकी टेंडेंसी शायद कुछ क्लॉकवाइज रोटेशन करने की होगी। तो ओवरऑल प्रॉब्लम वैसे अगर आप देखोगे विजुअलाइज करने की कोशिश करोगे तो कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें दिखेंगी, लेकिन अगर खाली अपने को इतना सब निकालना, इतना सारी चीज निकालनी है कि इस बॉल के सेंटर की स्पीड कितनी है और इसकी एंगुलर स्पीड कितनी है। एंगुलर स्पीड मतलब अपने सेंटर के अबाउट ये कितनी एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है, और इसके सेंटर की स्पीड कितनी है, अगर अपने को ये दोनों चीजें निकालनी है तो ये हम अपनी नो स्लिपिंग की थ्योरी से अभी देखना बड़े आराम से निकाल सकते हैं। देखो सबसे पहले तो आप दोनों सिलेंडर्स को भूल जाओ, ω1 ω2 करने वाले जो दोनों सिलेंडर्स हैं इन दोनों को आप भूल जाओ, और मान लो खाली हम अपने जो बॉल बियरिंग है उसको देखते हैं एक सेकंड के लिए। देखो हमें पता है कि बॉल बियरिंग के सेंटर की स्पीड अगर v है और इसकी ये वाली एंगुलर स्पीड अगर ω है, तो जो इसका टॉप पॉइंट होगा इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v प्लस आर ओमेगा, इसके बॉटम की वेलोसिटी हो जाएगी v माइनस आर ओमेगा। ठीक है, टॉप पॉइंट बॉटम पॉइंट की ये स्पीड्स हो जाएंगी। टॉप पॉइंट और बॉटम पॉइंट से मेरा मतलब है, टॉप पॉइंट का मतलब है कि जो पॉइंट यहां से कनेक्टेड है, और बॉटम पॉइंट का मतलब है कि जो पॉइंट अंदर वाले सिलेंडर के साथ कनेक्टेड नहीं कॉन्टैक्ट में है। इनको मैं टॉप और बॉटम पॉइंट्स बोल रहा हूं। और अब हम ये बोल सकते हैं कि ये v प्लस आर ओमेगा वाला जो पॉइंट है वो अगर आउटर सिलेंडर से कनेक्टेड है, तो नाउ यहां से थोड़ा रफ वर्क में हटाता हूं। अब आप देखो
कि आउटर सिलेंडर के ऊपर अगर आप एक मॉलिक्यूल लेते हो तो इस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी हो जाएगी R2 ओमेगा 2। इनर सिलेंडर के ऊपर अगर आप एक मॉलिक्यूल लेते हो तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी R1 ओमेगा 1। और नो स्लिपिंग की कंडीशन क्या होती थी? नो स्लिपिंग की कंडीशन ये होती थी कि दोनों मॉलिक्यूल्स जो कांटेक्ट में आ रहे हैं उनकी वेलोसिटी इक्वल होनी चाहिए। इन अदर वर्ड्स R2 ओमेगा 2 इसके बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपका जो रेड वाला जो स्फीयर है वो इधर इस सरफेस पे नो स्लिपिंग करेगा, और इसी तरह से अंदर वाली सरफेस के ऊपर अगर आपको नो स्लिपिंग करवानी है तो उसके लिए R1 ओमेगा 1 आपका इस वेलोसिटी के बराबर होना चाहिए। तो ये जरा मैं लिख देता हूं अभी आगे और उसके आगे सॉल्व करते हैं। तो V प्लस आर ओमेगा विल बी इक्वल टू R2 ओमेगा 2, V माइनस आर ओमेगा विल बी इक्वल टू R1 ओमेगा 1। ये कंडीशंस हो जाएंगी आपकी नो स्लिपिंग की। ठीक है, थोड़ा सा अब इसको आगे सॉल्व कर लो। जैसे मान लो अगर अपने को V निकालनी है तो दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, तो 2V विल बी इक्वल टू R2 ओमेगा 2 प्लस R1 ओमेगा 1। और इस पॉइंट तक आते आते आपको ये थोड़ा सा रियलाइज हो रहा होगा कि ये जो प्रॉब्लम है ये बिल्कुल पिछले प्रॉब्लम की तरह है। पिछले प्रॉब्लम में जो ऊपर वाला व्हील था वो दो प्लैंक्स के बीच में था, दोनों प्लैंक्स स्ट्रेट थे एंड बोथ वर मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज। यहाँ पे वो जो दोनों प्लैंक्स है उन्हीं को मैंने कर्व कर दिया एक तरीके से, लेकिन कंसेप्ट वही रहेगा, ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा उसके अंदर। तो अगर आपको लेट अस से कि V निकालना है तो V हो जाएगा R1 ओमेगा 1 प्लस R2 ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय 2। इसी तरीके से अगर आप दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 2R ओमेगा इज इक्वल टू R2 ओमेगा 2 माइनस R1 ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय नथिंग। ठीक है, वो 2 जो है वो इधर से मैं 2R को नीचे लेके जाता हूं। अब ठीक है, ये आपको मिल जाएगा ओमेगा। और इनफैक्ट इन केस यू आर वंडरिंग कि सर R तो दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, R का क्या करेंगे, तो कोई टेंशन नहीं है। आप देख लो, ये तो आपको दिया था कि बॉल दोनों सिलेंडर्स के बीच में जस्ट फिट होती है। तो आप खुद ही देख लो कि जो बॉल का डायमीटर होगा वो R2 माइनस R1 हो जाएगा। तो अगर R अननोन भी था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2R विल बी इक्वल टू नथिंग बट R2 माइनस R1। तो ये अगर आपको चाहिए तो आप इसको इधर पुट कर दो, दैट्स नॉट सच अ बिग इशू। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो आपको ओमेगा की वैल्यू भी मिल जाएगी, ये बात है। तो आप देख लो कि बात बड़ी सिंपल सी है। नो स्लिपिंग की एक बड़ी सिंपल सीधी सी कंडीशन होती है, उसको यूज करके आराम से हम इस तरह के छोटे मोटे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और ये थ्योरी बड़े अच्छे से समझ लेना, बिकॉज ये थ्योरी बहुत दूर तक जाने वाली है। सर्कुलर मोशन में तो मैं इसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, लेकिन ये जो बीज अभी अपन बो रहे हैं इसका आगे चल के रोटेशन में अपने को बहुत जबरदस्त फायदा होने वाला है। और ये अब तक आप समझ ही गए होंगे, द वे आई टीच फिजिक्स इज कि आगे के जो टफ चैप्टर्स होते हैं उनके शुरू के आइडियाज में इधर उधर ऐसे वैसे करके इंट्रोड्यूस करता हुआ चलता हूं, ताकि ऐसा नहीं हो कि एकदम से रोटेशन शुरू हो और रोटेशन के अंदर ही एकदम से सारे के सारे बम मैं आपके ऊपर एक साथ गिरा दूं एंड देन लाइक गड़बड़ हो जाए, वो नहीं चाहिए अपने को। तो मैं जोर का झटका धीरे धीरे देता रहता हूं आपको। इन अदर वर्ड्स देखो, एट द एंड ऑफ द डे अगर एडवांस में अच्छी रैंक लेके आनी है तो कंसेप्ट तो सारे सीखने ही होंगे, लेकिन उनको ग्रेजुअली अगर एक एक करके देखते रहोगे तो आपके कंसेप्ट ज्यादा सॉलिड भी बनेंगे। जैसे ये हमने अभी देख लिया, या वेक्टर्स में मैंने आपको वेक्टर नेचर आई कैप जे का वेक्टर नेचर ऑफ डी थीटा और ओमेगा बताया था। शुरू में अगर आप ये कंसेप्ट देख लेते हो तो रोटेशन तक आते आते ये कंसेप्ट आपके माइंड में काफी सेट हो जाते हैं, पक्के हो जाते हैं, और फिर उसके बाद ये आपको एकदम से सरप्राइजिंग नहीं लगते हैं, इनको एब्जॉर्ब करना आपके लिए आसान हो जाता है। तो देयरफॉर ये जो आइडिया है ये है सर्कुलर मोशन का ही, लेकिन इसका आई विड से कि अगर 10% यूज सर्कुलर मोशन में होता है तो 90% यूज आगे चल के रोटेशन में होगा। तो इन सारे के सारे कंसेप्ट्स को आप बड़े अच्छे से देखते हुए हो। चलो एक और बड़ा अच्छा सा एग्जांपल देखते हैं। वीडियो को कर दो पॉज, क्वेश्चन को पढ़ लो आप एक बार बड़े अच्छे से। ये किसी रशियन बुक से मैंने उठाया है क्वेश्चन, एंड इट्स नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन बट आई ऑलवेज फाइंड इट वेरी नाइस बिकॉज बड़ा प्रैक्टिकल सा एप्लीकेशन है। और चलो क्वेश्चन आपने अब तक पढ़ लिया होगा एंड लेट अस ब्रीफली डिस्कस द क्वेश्चन। देखो आइडिया ये है कि अगर कभी भी आपको किसी भी व्हीकल को टर्न करना है तो एक तरीका तो ये होता है कि जो आगे वाले व्हील्स हैं वो स्टीयरिंग के साथ कनेक्टेड रहते हैं, उनको अगर आप टिल्ट कर दोगे तो वो व्हील टर्न हो जाएगा, व्हीकल टर्न हो जाएगा, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन अगर आपको लेट अस से कि किसी बोट को टर्न करना है तो बोट को टर्न करने के कुछ अलग मैकेनिज्म्स होते हैं, या जैसे मैंने इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में दिया है कि कुछ इंडस्ट्रियल व्हीकल्स होते हैं
जिनको टर्न करने का कुछ अलग ही तरीका होता है। जैसे अगर मान लो 4 व्हील्स हैं, 4 में से 2 इधर है लेफ्ट साइड में और 2 राइट साइड में। अब नॉर्मली अगर आप देखो तो ये चारों व्हील सेम स्पीड से चलते हैं, लेकिन किसी तरीके से अगर मान लो आप ऐसा करो कि खाली लेफ्ट साइड वाले व्हील की स्पीड कम कर दो, तो ये अगर मान लो सपोज व्हीकल था, ये व्हीकल अगर इस तरह से जा रहा था, अगर आप इधर वाले की स्पीड कम कर दोगे तो ये धीरे धीरे जाएगा। एंड यू कैन इजीली सी कि राइट वाला अगर तेज जाएगा तो इस व्हीकल की टेंडेंसी थोड़ी सी लेफ्ट साइड में टर्न करने की हो सकती है। तो यही इन्होंने क्वेश्चन बना दिया है इस तरीके से कि मान लो सपोज मेरे पास कुछ अजीब सा व्हीकल है इस तरीके का। बिकॉज अजीब इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज नॉर्मल व्हीकल्स को ऐसे टर्न नहीं करते हैं, उनको टर्न करने के लिए तो हम सिंपली स्टीयरिंग व्हील घुमा देते हैं। लेकिन अगर मान लो मेरे पास कुछ ऐसा अलग सा व्हीकल है जिसमें हम लेफ्ट और राइट साइड के व्हील्स की स्पीड अलग अलग एडजस्ट कर सकते हैं, तो उसको टर्न करने का तरीका ये हो सकता है कि जैसे अभी आप फिगर में देखो कि लेफ्ट वाले व्हील्स इस तरीके से, राइट वाले व्हील्स ऐसे। जब तक दोनों की स्पीड सेम होगी द व्हीकल विल बी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर मैं लेफ्ट वाले की स्पीड कम कर देता हूं, मान लो लेफ्ट वाले की स्पीड v1 थोड़ी सी कम हो जाती है एज कंपेयर टू राइट वाला व्हील v2, मान लो अगर ये सिचुएशन है, तो इस केस में व्हीकल थोड़ा सा टर्न होगा। और अगर मुझे टर्निंग का रेडियस वगैरह सब चाहिए तो रेडियस वगैरह मैं निकाल सकता हूँ इस तरीके से। देखो मान लो सपोज क्वेश्चन में इन्होंने वेलोसिटीज की वैल्यूज भी दी है, एक की 14 हो जाती है और दूसरे की 18 रहती है। डिस्टेंस बिटवीन द व्हील्स उन्होंने दिया है, ये दिया है इन्होंने 1.5 मीटर्स। और मान लेते हैं कि जो आर्क का रेडियस होगा, सी आर्क का रेडियस मतलब कि ये सेंटर से जो रेडियस होगा ये रेडियस है मान लो सपोज r। तो नाउ यू कैन सी कि इन्होंने पूछा है बेसिकली कि जो व्हील की टर्निंग होगी उसका रेडियस कितना होगा। तो अब आप देखो अल्टीमेटली अगर पूरा का पूरा व्हीकल गोल घूम रहा है ऐसे, तो ये मैं जरूर मानता हूं कि लेफ्ट वाले और राइट वाले की वेलोसिटी अलग अलग होगी। लेकिन अगर पूरा एक ही व्हीकल है तो जब ये घूमेगा तो इस पूरे के पूरे व्हीकल की ओमेगा तो सेम होगी। इन अदर वर्ड्स चाहे आप लेफ्ट वाला व्हील ले लो चाहे राइट वाला व्हील ले लो, ये दोनों सेंटर के अबाउट जब घूमेंगे तो एटलीस्ट आप ये बोल सकते हो कि दोनों की ओमेगा तो सेम होगी। और ओमेगा होता है v डिवाइडेड बाय r। तो अब आप देखो लेफ्ट वाले की वेलोसिटी है v1 और लेफ्ट वाले के लिए जो रेडियस है ये है r माइनस 0.75। 0.75 मीन्स 1.5/2। लेफ्ट वाले के लिए अगर आप देखो तो लेफ्ट वाले के लिए ये r है और ये 0.75 है, इनका डिफरेंस लोगे तो लेफ्ट वाले के लिए रेडियस मिल जाएगा r1। ये मैंने लिख दिया है। उसी तरीके से अगर आप राइट वाले के लिए देखो तो ओमेगा हो जाएगी v2 डिवाइडेड बाय r प्लस 0.75। और हमें पता है कि ये दोनों वेलोसिटीज इक्वल होने वाली हैं, तो देयरफॉर ओमेगा इनफैक्ट इक्वल होने वाली है। तो बस अब इनको इक्वल कर दो तो v1 अपॉन दिस इज इक्वल टू v2 अपॉन दिस। ये बन जाती है आपकी इक्वेशन। और नोट केयरफुली कि v1 और v2 तो आपको दिया ही है, v1 दिया है 14, v2 दिया है आपको 18। तो ये दोनों की वैल्यूज पुट कर दो एंड यू कैन इजीली सी। इसके बाद इस इक्वेशन में सिर्फ एक अननोन बचेगा और वो होगा r, और बड़े आराम से आप इस r को सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो। तो कैलकुलेट कर लेना इसके बाद, जस्ट मेक श्योर कि आपका 6 मीटर का आंसर मैच कर जाए। लेकिन ये देख लो कि ये सब एक तरह से आपके नो स्लिपिंग के क्वेश्चंस हैं और नो स्लिपिंग के क्वेश्चंस को आप इस तरीके से टैकल कर सकते हो। और देखते हैं एक आध एग्जांपल और देखते हैं इसमें। चलो भाई, क्वेश्चन तो आपने अटेम्प्ट कर ही लिया होगा और अगर आपको ये क्वेश्चन बन गया है, आपके नीचे के आंसर्स मैच हो गए, देन यू हैव डन एन अमेजिंग जॉब एब्सोल्युटली। बिकॉज ये क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत टफ नहीं है, इट्स नॉट अ लेंथी क्वेश्चन बट स्ट्राइक करने वाला क्वेश्चन है। एंड लेट मी एश्योर यू कि इसका आइडिया एकदम से स्ट्राइक नहीं होता है, ज्यादातर बंदों को तो नहीं होता है। तो अगर आपको स्ट्राइक कर गया है देन यू हैव डन एन एब्सोल्युटली अमेजिंग जॉब एंड बिल्कुल हैट्स ऑफ टू यू। लेकिन नहीं बनाएगा तो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो थोड़ा सा है ट्रिकी क्वेश्चन। इनफैक्ट इसमें कोई बहुत ज्यादा कोई बड़ी फिजिक्स की कोर थ्योरी और ही नहीं लगेगी। एज आई वाज सेइंग कि थोड़ा सा क्लिक करने वाला क्वेश्चन है। तो देखो क्या होगा कैसे होगा देखते हैं। इसके लिए एक सबसे पहले थोड़ी बड़ी सी फिगर बनानी होगी। देखो मान लो सपोज सिचुएशन ये है, यहां तक तो आप विजुलाइज कर ही सकते हो कि अगर किसी साइकिल के सामने वाले व्हील को टर्न करके अगर आप घुमाओगे तो जो
टायर के जो मार्क्स बनेंगे ग्राउंड के ऊपर वो कुछ इस तरह से बनेंगे जैसे मैंने दिखाया है। यू विल सी कि जो अंदर वाला टायर होगा वो एक छोटा सर्कल बनाएगा, बड़ा वाला बाहर वाला जो दूसरा टायर होगा वो कुछ बड़ा सर्कल बनाएगा, कुछ इस तरीके से मोशन होने वाला है। तो एक टायर जो है उसको मान लेते हैं कि एक इंस्टेंट के ऊपर एक टायर ऐसा है। यू नो दैट कि दोनों टायर से एक रॉड से जुड़े होते हैं और इस रॉड की लेंथ आपको दी है L, और आपको ये बोला है कि जो दूसरा टायर है उसको मैंने एक थीटा एंगल से टर्न कर रखा है। जो दूसरा टायर है वो पहले के रिस्पेक्ट में थीटा एंगल से टर्न है इस तरीके से। तो टायर नंबर 1 और 2 इन दोनों की मैंने फिगर बना दी है ऐसे, और जो दोनों सर्कल्स बनने वाले हैं इनका जो कॉमन सेंटर होगा वो सेंटर में O जो है मार्क कर देता हूं इस तरीके से। मान लेते हैं कि अंदर वाला जो व्हील है वो एक रेडियस R1 का सर्कल बनाएगा, बाहर वाला जो व्हील है उसका रेडियस होगा, सर्कल का रेडियस मान लो R2 होगा। ये सारी चीजें लेटस से अभी अपन मार्क कर देते हैं। नोट वेरी केयरफुली कि थोड़ा मैं चाहिए तो अलग कलर से दिखा देता हूं कि दोनों व्हील्स को कनेक्ट करने वाली जो रॉड है, ये ब्लू कलर से मैं दिखा रहा हूं, इस रॉड की लेंथ तो ये रहती है, बाकी सारा का सारा सिस्टम घूमता रहता है, लेकिन ये ध्यान रखना दैट दिस रॉड इज गोइंग टू हैव अ फिक्स्ड लेंथ, ये तो चेंज होगी नहीं। तो अभी आप देखो इसमें कि हमें सबसे पहले तो उन्होंने बोला है कि ये रेडियस R1 और R2 कितने होंगे ये अपने को निकालना है, तो दैट्स गोइंग टू बी क्वाइट इजी, निकाल लेते हैं। लेकिन अगेन एज आई वाज सेइंग कि थोड़ी स्ट्राइक करने वाली बात है। इनफैक्ट इसमें पहली स्ट्राइक करने वाली बात ये है कि दोनों व्हील्स अलग अलग रेडियस में घूमेंगे। जैसे मुझे याद है कई बच्चे इसको इस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं कि समहाउ ये मान लेते हैं कि जो दोनों व्हील्स हैं वो सेम सर्कल के अंदर घूमेंगे, दोनों का सर्कुलर मोशन का रेडियस सेम होगा। ये नहीं होगा। तो अगर ये आपको आइडिया आया है तो ये आइडिया ठीक नहीं है, दोनों का सर्कुलर मोशन का रेडियस अलग अलग होगा। फिगर आप बनाओगे इस तरीके से। आगे देखो, एज आई प्रॉमिस्ड अर्लियर कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा नहीं होंगे इसमें, जरा थीटा पहले मार्क कर लो इस तरीके से। सबसे पहली चीज आप देखो कि R2 cos थीटा विल बी इक्वल टू R1। एक चीज तो आप ये बोल ही सकते हो बिकॉज दिस एंगल इज 90 डिग्रीज, ये तो बोल ही सकते हैं। और दूसरा पाइथागोरस थ्योरम तो कहीं गई नहीं है, तो आप देख लो R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू L स्क्वायर। अब जरा इसमें R1 स्क्वायर की वैल्यू डाल दो, तो ये हो जाएगा R2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू L स्क्वायर। तो R2 आ जाएगा आपके पास L कोसेक थीटा, विच इज वन आंसर, इनफैक्ट वन पार्ट ऑफ द आंसर। हमें R2 और R1 की वैल्यू निकालनी थी, और जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लेंथी नहीं होंगे। यू कैन सी कि R2 की वैल्यू तो इनफैक्ट आई गई है बिकॉज क्वेश्चन में आपको L भी गिवन था, थीटा भी गिवन था, तो R2 तो हमें मिल ही गया, और इनफैक्ट R1 BC से मिल जाएगा। R1 आप देख लो, इक्वेशन 1 से आप देख लो, R1 हो जाता है R2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, कॉस बाय साइन करोगे तो कॉट हो जाएगा, तो L कॉट थीटा, ये आपके पास आ जाएगा R2। तो हमें इन्होंने बोला था सबसे पहले कि दोनों व्हील्स के जो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट पॉइंट होंगे, समथिंग लाइक दैट कि अगर मान लो ग्राउंड थोड़ी सी गीली है, मडी ग्राउंड है मान लो, सपोज उसके ऊपर आप व्हील्स साइकिल को चला रहे हो, तो जो सर्कल्स बनेंगे वो सर्कल का जो रेडियस होगा वो रेडियस हमने दोनों निकाल लिए हैं। मेन काम तो ये था। बाकी छोटी सी चीज लास्ट में इन्होंने एक और बोली थी कि हमें कुछ प्रूव करना था कि उनके बीच का जो एरिया होगा, कौन सा एरिया, जैसे फिगर में आप देख लो, जो ये येलो वाला एरिया है, पूरा फुल सर्कल करोगे तो जो ये येलो वाला एरिया है, हमें कुछ प्रूव करना था कि ये येलो वाला एरिया थीटा के इंडिपेंडेंट होगा एंड सो ऑन। दैट्स द इजी पार्ट नाउ, बिकॉज यू कैन इजीली सी कि अगर आपको R2 और R1 मिल गए तो जिस येलो एरिया की अपन बात कर रहे हैं दिस विल बी पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ठीक है, तो आप देख लो कि ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, L स्क्वायर को आप बाहर ले लो। तो इंटरेस्टिंगली you know very well that cosec square theta minus cot square theta will be 1। तो इंटरेस्टिंगली आप व्हील को चाहे हल्के एंगल से टर्न करो या ज्यादा एंगल से टर्न करो, सी अगर आप व्हील को बहुत ज्यादा एंगल से टर्न करते हो तो जो सर्कुलर मोशन होगा उस सर्कल के रेडियस स्मॉल हो जाएंगे दोनों, बट ये जो बीच का पार्ट है दिस पार्ट विल बी थिकर। इसी की बजाय
अगर आप व्हील को कम एंगल से टर्न करते हो तो देन द साइकिल विल टेक अ मच बिगर टर्न, रेडियस बढ़ जाएगा, लेकिन जो बीच की थिकनेस है ये थिकनेस कम हो जाएगी। एंड सरप्राइजिंगली जो बीच का एरिया आता है ये एरिया आपका हमेशा पाई एल स्क्वायर ही रहने वाला है, ये बात है। तो दिस इज द थिंग, छोटा सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था, वी हैव सॉल्व्ड इट। तो यू कैन इजीली सी कि इस तरीके से हमने सर्कुलर मोशन के जो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग वाला कंसेप्ट होता है इसके ऊपर हमने कई सारे अच्छे अच्छे एग्जांपल्स करके देख लिए हैं। और अब थोड़ा सा इसी में और आगे चलेंगे और थोड़ा सा और डीप में जाके एक अच्छा सा कंसेप्ट हम इसमें और देखने वाले हैं।